भारत का भूगोल, इंडियन जियोग्राफी का रिवीजन करते हैं। भारत का भूगोल, भारत ग्लोब के उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी देशांतर पर स्थित है। यहाँ उत्तरी गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध, तो भारत उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अक्षांश विस्तार इसका 8 डिग्री 4 नॉर्थ से, तो यहाँ 8 डिग्री 4 नॉर्थ से 37 डिग्री 6 नॉर्थ है। तो 8 डिग्री 4 नॉर्थ से 37 डिग्री 6 नॉर्थ इसका अक्षांशीय विस्तार है। देशांतीय विस्तार में 68 डिग्री 7 ईस्ट से, तो यहाँ 68 डिग्री 7 ईस्ट से 97 डिग्री 25 ईस्ट तक इसका विस्तार है। 97 डिग्री 25 इसका देशांतरीय 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 है। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में अंतर कितना है? तो अंतर अक्षांश और देशांतरीय विस्तार में 30 डिग्री का अंतर है। और देशांतर विस्तार में भी यहाँ से यहाँ तक अक्षांशीय विस्तार में यहाँ 30 डिग्री का अंतर है और देशांतरीय विस्तार में भी 30 डिग्री का अंतर है। 1 मिनट 1 डिग्री घूमने में कितना मतलब समय लगता है? तो 4 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। अगर 30 डिग्री घूमना तो 4 गुणे 30 करें तो 120 मिनट लगते हैं, यानी 2 घंटे लगते हैं 30 डिग्री घूमने में। और 15 डिग्री अगर घूमते हैं तो 1 घंटे में 15 डिग्री घूमना है तो 1 डिग्री अक्षांशों तक जाना है तो 1 घंटे में जा सकते हैं, 60 मिनट में। अब कर्क रेखा कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा के 23 डिग्री रेखा ये कर्क रेखा को बताती है। और फिर ये कहाँ से गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों में इसकी ट्रिक है मगर मच्छ झपता, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इस तरह से यहाँ से गुजरती है। गुजरात हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, 8 राज्यों से। भारत की मानक समय रेखा जो 82 डिग्री 30 ईस्ट जो मानक समांतर रेखा है वो कहाँ से होकर गुजरती है? तो वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत की मानक समय रेखा 82 डिग्री 30 है। अब भारत का विस्तार कहाँ से कितना है? तो उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3214 किलोमीटर है। तो 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिणी विस्तार है और 2433 किलोमीटर पूरब से पश्चिम विस्तार है। 2433 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 2400 नहीं 2933 है, 2933 किलोमीटर। तट रेखाएं किस तरह से लगती हैं? तो भारत की स्थलीय सीमा रेखा, और स्थलीय सीमा रेखा कितनी है भारत की? तो 15,200 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर और तटीय सीमा जो पहले 7,500 थी अब वो 11,098 किलोमीटर है। तो 11,098 किलोमीटर तट रेखा है और स्थल सीमा 12,500 है। तो ये तट रेखा जो है 9 राज्यों को छोड़ती है और 4 यूटेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़ती है। तो 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं और इसमें और 9 राज्य हैं। सबसे लंबी तट रेखा, लंबी तटीय सीमा कहाँ है? गुजरात की। सबसे लंबी तट रेखा गुजरात की है। सबसे छोटी किसकी है? गोवा की है। तो सबसे लंबी गुजरात की है, फिर सबसे छोटी गोवा की है राज्यों में। और जो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे लंबी रेखा है अरुणाचल प्रदेश में और सबसे छोटी है पांडुचेरी की। तो सबसे बड़ी है अरुणाचल प्रदेश और फिर सबसे छोटी पांडुचेरी की है। ये तट हैं, स्थलीय सीमा और ये बनाते हैं। तो अब ये कच्छकरण है यहाँ और काठियावाड़ का क्षेत्र है। फिर गुजरात का तट ये तट है कोरोमंडल तट, कनारा तट, मालाबार तट। केरल वाला है मालाबार तट। ये गोवा और मंगलौर गोवा वाला है कनारा तट। और उसकी गोवा के ऊपर और मुंबई के बीच वाला है कोंकण तट। ये गुजरात का तट है।
तरह यहाँ कोरोमंडल, तमिलनाडु वाला कोरोमंडल तट है। बंगाल की खाड़ी वाला ये आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है। उत्कल उत्तर सरकार आंध्र प्रदेश है। फिर उत्कल है, उत्तरी सरकार जो है आंध्र प्रदेश है। उत्कल है उड़ीसा वाला क्षेत्र, तटीय सीमा। अब नॉन कोस्टल बॉर्डर यानी जिन राज्यों की किसी भी चीज़ से बॉर्डर नहीं लगती वो है हरियाणा। हरियाणा किसी से बॉर्डर नहीं लगती। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। तो इनकी जैसे यहाँ हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, झारखंड है, तो इनकी किसी से भी सीमा नहीं लगती है, स्थलबद्ध देश है। सीमांत स्थायी सीमा, तो स्थायी सीमा किन किन देशों से लगती है। इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो अंतर्राष्ट्रीय में स्थल सीमा पाकिस्तान से लगती है। यहाँ ऊपर थोड़ी अफगानिस्तान से लगती है। फिर यहाँ नेपाल से लगती है, चीन से लगती है, भूटान से लगती है, फिर बांग्लादेश और म्यांमार। 7 राज्यों से मतलब 7 अन्य देश हैं जिनसे भारत की ये सीमा लगती हैं। किन किन राज्यों से किस किस की लगती है, तो सीमा रेखाओं का घटनाक्रम है कि बांग्लादेश से, जो बांग्लादेश है उससे लगती है 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर है। फिर चीन से 3000 यानी 3488 किलोमीटर चीन से लगती है, और इससे 4096 लगती है। चीन से 3488 लगती है। पाकिस्तान से 3323 लगती है। इससे 3488 से 2333। नेपाल से 1751, नेपाल से 1751 किलोमीटर लगती है। फिर म्यांमार से 1643, म्यांमार से 1643 किलोमीटर। भूटान से 699, लगभग 700 लगती है, यानी भूटान से 699 है। फिर अफ़गानिस्तान से 106 है। इस तरह 15 टोटल है, 15,106 या 15,200 मानते हैं इसको, इतनी लगती है। तो इस तरह ये रेखाएं हैं कि कौन सी कहाँ, तो राजस्थान की यहाँ लगती है, गुजरात की लगती है सीमा, पाकिस्तान से गुजरात की लगती है, राजस्थान की लगती है। यहाँ तीसरा है पंजाब, चौथा है पंजाब है, फिर जम्मू कश्मीर है, ये लद्दाख वाला क्षेत्र है। तो ये लद्दाख वाला क्षेत्र यहाँ इससे भी लगता है, पाकिस्तान से भी लगता है, और इससे भी चीन से लगता है। फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये चीन वाले क्षेत्र से लगते हैं। नेपाल से सीमा लगती है, नेपाल से सीमा उत्तर प्रदेश की लगती है, और सिक्किम की चीन से लगती है। फिर ये अरुणाचल प्रदेश, इससे चीन से सीमा लगती है। ये सारे देश है जो म्यांमार से सीमा बनाते हैं। तो पाकिस्तान से सीमा कितनी है, तो पाकिस्तान के साथ सीमा 3323 किलोमीटर है। भारत पाकिस्तान सीमा 1947 में रेड क्लिफ बॉर्डर के तहत देश में विभाजित का परिणाम थी। तो देशों के विभाजन को, तो उसका परिणाम थी 1947 में खींची गई। 1947 में 3323 किलोमीटर है, और रेड क्लिफ है। इसकी अध्यक्ष सर साइकिल रेड क्लिफ कर रहे थे। तो पहली बात की जम्मू कश्मीर वाली सीमा लगती है, फिर दूसरी लद्दाख वाली, फिर सर क्रीक प्रमुख विवादित क्षेत्र हैं ये सीमा लगती है। तो जम्मू कश्मीर विवादित है, लद्दाख विवादित है, और फिर सर क्रीक वाला प्रमुख विवादित है। पाकिस्तान सीमा निम्न भारतीय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से लगती है। तो पंजाब से, राजस्थान से, गुजरात, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से लगती है। बांग्लादेश के साथ सीमा कितनी है, तो बांग्लादेश के साथ सीमा 4096 किलोमीटर या 98 जो भी है किलोमीटर है, और इसकी लंबाई सीमा है। और यह सीमा रेड क्लिफ ऑर्डर के तहत निर्धारित है। तो रेड क्लिफ ऑर्डर के तहत निर्धारित की गई है, जिसके तत्कालीन बंगाल प्रांत को 2 भागों में विभाजित किया गया था। तो बंगाल को विभाजित करके बनाई गई थी। बांग्लादेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है। तो इसकी भारत के 5 राज्य जैसे असम है, असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम,
मेघालय और त्रिपुरा। तो मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा से लगती है। फिर इस तरह 5 राज्यों से लगती है ये सीमा। भारत और म्यांमार सीमा। तो भारत और म्यांमार सीमा कितनी है? 1643 किलोमीटर है। म्यांमार के साथ यहाँ जो सीमा है वो 1643 किलोमीटर है। म्यांमार के साथ सीमा जो यहाँ है 1643 किलोमीटर है। यह सीमा मोटे तार पर ब्रह्मपुत्र, आयरवंडी या इरावदी के बीच जल विभाजन के साथ चलती है। तो जो सीमा रेखा है वो ब्रह्मपुत्र नदी है और इरावती के बीच है, विभाजन के साथ चलती है। सीमा घने वन क्षेत्रों से होकर गुजरती है। 4 पूर्वोत्तर राज्य हैं जो इसे सीमा बनाते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश बनाता है, फिर अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। तो यहाँ है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य सीमा बनाते हैं म्यांमार से। नेपाल से सीमा। नेपाल से 1751 किलोमीटर की है। नेपाल के साथ ये सीमा सबसे बड़ा हिस्सा शिवालिक पर्वतमाला की तलहटी के साथ पूर्व पश्चिम दिशा में चल रहा है। तो पूर्व पश्चिम दिशा में जुड़ा है। 5 राज्य से सीमा लगाते हैं। नेपाल से ही 5 लगाते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम नेपाल की सीमा छूते हैं। सीमा छिद्रपूर्ण है, यानी भारत और नेपाल के बीच माल और लोगों के रोको आवाजाही है। यहाँ है भूटान। भारत की भूटान के साथ सीमा तो 699 किलोमीटर है। काफ़ी शांतिपूर्ण सीमा है। दोनों देशों के बीच सीमा विवादित नहीं है। 4 राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा लगाते हैं। तो भूटान से 4 लगाते हैं, नेपाल से 5 लगा रहे थे। इसमें असम है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है और पश्चिम बंगाल है। तो असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल 4 राज्य भूटान से सीमा लगाते हैं। 699 किलोमीटर में फैली हुई है। 11 नवंबर 1865 को सिनचुला संधि द्वारा स्थापित की गई थी। सिनचुला संधि के तहत स्थापित हुई थी ये 1865 में। यहाँ कुछ दर्रे हैं। श्रीलंका के साथ संबंधित। तो श्रीलंका के साथ सीमा देखते हैं पहले। भारत और श्रीलंका एक दूसरे से पाक जलडमरू नामक एक संकीर्ण उथले समुद्र अलग होते हैं। तो पाक जलडमरू है यहाँ, उससे अलग होते हैं। भारत तमिलनाडु तट पर धनुषकोडी श्रीलंका के जाफा प्रायद्वीप में तलाई मीनार से केवल 32 किलोमीटर की दूरी पर है। तो भारत का जो धनुषकोडी है और श्रीलंका का जाफना वाला प्रायद्वीप है उससे 32 किलोमीटर की दूरी है। इन दोनों बिंदुओं को एडम्स ब्रिज बनाने वाले टापुओं के एक समूह द्वारा जोड़ा जाता है। तो एडम्स ब्रिज है वो उसके बनाते हैं जो उनके टापुओं से ये जोड़ते हैं आपस में। श्रीलंका के साथ इस तरफ है मन्नार की खाड़ी है, इस तरफ पाक स्ट्रेज है। तो यहाँ गल्फ ऑफ मन्नार। तो यहाँ मन्नार की खाड़ी इस साइड है, यहाँ है बंगाल की खाड़ी और ये पाक जलडमरू है। श्रीलंका की लोकेशन इस तरह है कि यहाँ जाफना है, फिर रामेश्वरम है। ये इनका जाफना वाला क्षेत्र है। तो यहाँ मन्नार की खाड़ी है, तलाई मन्नार यहाँ क्षेत्र है और ये धनसुखदई। इंडियन कोस्टल सिस्टम। भारत की चट्टान प्रणाली कैसी है? चट्टान प्रणाली में पहली आर्यन प्रणाली है। आर्यन प्रणाली, पुरान चट्टान प्रणाली, द्रविड़ चट्टानी प्रणाली और आर्यन चट्टान प्रणाली। तो आर्यन है, पुराण है, द्रविड़ है, आर्यन।
चट्टान प्रणाली। तो आर्कियन है, पुराण चट्टान है, द्रवण चट्टान है और आर्यन चट्टान है। 3 प्रकार की शैल होती है, अग्नि चट्टान, अवसादी और कायांतर चट्टान। तो आर्कियन, पुराण, द्रवण और आर्यन शैली। आर्कियन इसमें नीस और शिष्ट है। तो आर्कियन जो चट्टान है उनमें क्या है, नीस है और शिष्ट है। और दूसरी है धारवाड़ चट्टान है भी इसी में है। तो आर्कियन के चट्टानों में आर्कियन, नीस, शिष्ट है और धारवाड़ है। पुराण समय की जो चट्टान है उनमें कुड़प्पा की चट्टानें आती हैं और बिंद चट्टानें आती हैं। तो कुड़प्पा और बिंद चट्टानें आती हैं। द्रवण चट्टानों में द्रवण क्रम की चट्टान है उनमें कैम्बियन, ओडोवेसियन। तो द्रवण चट्टानों में कैम्बियन युग की चट्टान है, द्रवण ओडोवेसियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन और कार्बोनिफेरस युग की चट्टानें आती। तो कैम्बियम, ओडोवेसियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन और कार्बोनिफेरस। जो प्री पैलियोजोइक चलता था उसके बाद पैलियोजोइक जो चला उसी के लिए 5 हैं। फिर आर्यन चट्टानों में आर्यन में गोंडवान चट्टान है, जुरेसिक काल की चट्टान है। तो आर्यन वाले में जो गोंडवान चट्टानें आती हैं, जुरेसिक काल की, ढक्कन चट्टान, टर्सरी चट्टानें और क्वाटरनरी चट्टानें इसमें आती हैं। तो गोंडवान चट्टान, जुरेसिक, ढक्कन चट्टान, टर्सरी चट्टान और क्वाटरनरी चट्टान है जो चट्टान इसमें आती हैं। अगर स्थल किस तरह से बने थे, तो स्थल मंडल जो था प्लेटें बनी और प्लेटों में तो इसमें क्रोटन पर्वत निर्माणकारी जो भाग थे, पर्वत निर्माणकारी भाग बने। तो एक जैसे प्लेट थी। तो यहाँ पहले आरावली पर 200 करोड़ वर्ष पूर्व बने। तो यहाँ इस पहले आरावली पर्वत यहाँ बन गए 15 से 20 करोड़ वर्ष पूर्व। यहाँ वेस्टर्न घाट बन गए। तो यहाँ वेस्टर्न घाट है 15 से 20 करोड़ वर्ष, 200 करोड़ पहले बने थे। ये पहले आरावली पर्वत, फिर 15 से 20 करोड़ वर्ष पूर्व यहाँ वेस्टर्न घाट यानी पश्चिम घाट वगैरह। प्राचीन बलत पर्वत में पूर्वी घाट है। तो ये 1660 करोड़ वर्ष पहले बने थे। तो पूर्वी घाट 1660 करोड़ वर्ष पहले बने। सबसे पहले आरावली बने और फिर ये 1660 करोड़ वर्ष पूर्व पूर्वी घाट बने। फिर यहाँ पश्चिम घाट जो है 15 से 20 करोड़ वर्ष पूर्व बने। और फिर विंध्य श्रेणी जो है, विंध्य श्रेणी 100 करोड़ वर्ष पूर्व महादेश जनक बल है। तो महादेश जनक बल के कारण यहाँ विंध्यन क्षेत्र में 100 करोड़ वर्ष पूर्व बने। समय के साथ पृथ्वी ठंडी होती गई। यहाँ पे ऊपरमुखी वनों प्राणियों विभिन्न चट्टानें बनी। फिर भ्रंश घाटी, सतपुड़ा और भ्रंश बने यहाँ। तो आर्कियन और धारवाड़ चट्टानें, आर्कियन क्रम की चट्टानें और धारवाड़ क्रम की चट्टानें इनके चित्र के समेत हैं। कहाँ आर्कियन क्रम की है, कहाँ धारवाड़। तो भारत की सबसे पुरानी चट्टानें हैं। अत्यधिक तापीय दशाओं में निर्माण हुए। तो अधिक तापीय दशाओं में इनका निर्माण हुआ। तो सबसे पुरानी चट्टानें आर्कियन क्रम की चट्टानें। इसमें जीवाश्मों का अभाव है, नीस और शिष्ट यहाँ हैं। तो नीस और शिष्ट हैं, जीवाश्मों का अभाव है, अत्यधिक तापीय दशाओं में इनका निर्माण हुआ है। भारत की सबसे पुरानी चट्टानें आर्कियन क्रम की चट्टानें। फिर धारवाड़ क्रम की चट्टान, तो भारत की प्रथम अवसादी चट्टान है। तो धारवाड़ की प्रथम अवसादी चट्टानें हैं, कायांतित रूप में प्राप्त होती हैं धारवाड़ वाली। तो प्रथम अवसादी हैं और कायांतित रूप में प्राप्त होती हैं। भारत में सर्वाधिक खनिजकृत चट्टानें हैं धारवाड़ की। इसमें लोहा, मैंगनीज, क्रोमियम, सोना, जस्ता ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो आर्कियन क्रम की चट्टानें और धारवाड़ क्रम की चट्टानें, इनका वितरण है कि कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। आर्कियन और धारवाड़ क्रम की चट्टानें तो दक्षिण वाले इलाके में पाई जाती हैं, यहाँ महाराष्ट्र के विदर्भ वाले क्षेत्र में और तेलंगाना में।
छत्तीसगढ़ क्षेत्र में, झारखंड क्षेत्र में पाई जाती हैं, राजस्थान और मेघालय में। आर्यन क्रम की चट्टानें है। पुराण प्रणाली वाली चट्टानें हैं। पुराण प्रणाली की चट्टानें भारत में स्वर्ण खनन क्षेत्र, तो भारत में स्वर्ण खनन क्षेत्र और दीप खनन क्षेत्र, सोने की खनन क्षेत्र और हीरा की खनन क्षेत्र। कुड़प्पा प्रणाली की चट्टानों में इसमें कुड़प्पा क्रम और विंध्यन पुराण श्रेणी में कुड़प्पा क्रम की चट्टानें बनी हैं और विंध्य क्रम की चट्टानें बनी हैं। तो धारवाड़ के अक्षय अपरदन से निर्मित है। कुड़प्पा क्रम की चट्टानें क्या कैसे निर्मित हुई? तो धारवाड़ चट्टानें उनके अक्षय और अपरदन के कारण बनी हैं। धारवाड़ की तुलना में कम खनिज है, तो धारवाड़ की क्रम की तुलना में इनमें कम खनिज है। विंध्य क्रम की श्रेणी तो हीरे सोने के खनिज की खदानें हैं। ये चूना पत्थर है, चूना पत्थर फिर संगमरमर में बदल जाता है। तो विंध्य क्रम की चट्टान में हीरे की खान है और स्वर्ण की खान है। विंध्य क्रम की जो चट्टानें मिली है इसमें राजस्थान में चित्तौड़ से बिहार में सासाराम तक हैं। तो राजस्थान में है, चित्तौड़ में है, बिहार में सासाराम तक है। चूना पत्थर, लाल बलुआ पत्थर अवसादी चट्टान है। तो चूना पत्थर है, लाल बलुआ पत्थर अवसादी चट्टान है। लेकिन कुछ विंध्यन चट्टानें लावा के संपर्क के कारण कायांतित रूप में संगमरमर बदल गई। तो कायांतित रूप में संगमरमर में ये बदल गई हैं। तो यहाँ की ये चट्टानें हैं इस तरह संगमरमर में बदल गई हैं। तो ये कुड़प्पा चट्टानें हैं, विंध्यन चट्टानें हैं और यहाँ पे ये पाई जाती हैं इस तरह से। इस वाले क्षेत्र में, राजस्थान वाले क्षेत्र में, बीच में मध्य प्रदेश में, पूरे छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, ये तेलंगाना तक वाले क्षेत्र में पाई जाती है। पुराण चट्टानें हैं। द्रविड़ियन क्रम की चट्टानें, तो इसमें कैम्बियम, ओडोबेसियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस की चट्टानें प्रायद्वीप भारत और उसके चारों ओर क्षेत्र में है। ये द्रविड़ियन क्रम की चट्टानें हैं। तो ये द्रविड़ियन क्रम की चट्टानें प्रायद्वीपीय भारत के चारों ओर। आर्यन क्रम की चट्टानें, आर्यन क्रम की चट्टानों में गोंडवाना चट्टान क्रम 9% है। फिर जुरैसिक चट्टान क्रम, ये समुद्री जल का अतिक्रमण बताते हैं। फिर दक्कन चट्टानें क्रिस्टेशियस युग की हैं। दक्कन जो चट्टानें हैं वो दक्कन की चट्टानें क्रिस्टेशियस युग में है। फिर टर्शियर चट्टानें, ये ओलोमेसियन जो चट्टान थे, मियोसियन और मायोसिन और प्लायोसिन, ये सारी चट्टानें हैं टर्शियर चट्टानें। क्वाटरनरी चट्टानें वर्तमान युग की चट्टानें। क्वाटरनरी उत्तर भारत के मैदान है जैसे। तो गोंडवाना रॉक्स, गोंडवाना जो चट्टानें हैं, तो गोंडवाना चट्टानें यहाँ पाई जाती हैं इस तरह। अब गोंडवाना रॉक्स चट्टानें थी ये हैं दक्कन चट्टान। तो ये गोंडवाना चट्टानें हैं कि कहाँ पाई जाती हैं? तमिलनाडु है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं। आर्यन गोंडवाना चट्टान और ये हैं दक्कन चट्टानें। तो दक्कन चट्टानें हैं। दक्कन चट्टानों में ये यहाँ दक्कन चट्टानें महाराष्ट्र, गुजरात वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं। आंध्र प्रदेश इसके में आ जाता है। आंध्र प्रदेश और थोड़ी कर्नाटक वाला क्षेत्र आ जाता है। मध्य प्रदेश। क्रिस्टेशियस युग, क्रिस्टेशियस युग में क्या है? ज्वालामुखी का उद्गार हुआ। क्रिस्टेशियस युग आया और इसमें ज्वालामुखी का उद्गार हुआ और बेसाल्टिक लावा निकला इसमें। तो आर्कियन हो गई, पुराण हो गई, द्रविड़ हो गई, आर्यन हो गई।
भारत का भौगोलिक विभाजन। भारत है तो भारत का भौगोलिक विभाजन किस तरह, तो हिमालय पर्वत हैं, हिमालय पर्वत प्रदेश उत्तर भारत का मैदान है, तो हिमालय पर्वत प्रदेश है तो उत्तर भारत का मैदान है। वह प्रायद्वीप का पठार है, तटीय क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, द्विवेदीय क्षेत्र है। तो मरुस्थलीय क्षेत्र, द्विवेदीय क्षेत्र है। हिमालय पर्वत, तो हिमालय पर्वत प्रदेश, तो इसमें है हिमालय पर्वत प्रदेश में हिमालय पर्वत का निर्माण से पहले इसको सत्यांगार लैंड और गोवार्धन लैंड था। यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट, यहाँ बीच में टेथिस सागर था। तो टेथिस सागर के यहाँ ऊपर उठने से यहाँ हिमालय पर्वत यानी यूरेशियन इंडियन प्लेट के अभिसरण से बलित पर्वत का निर्माण हुआ, जिसे हिमालय कहते हैं। हिमालय पर्वतमाला निर्माण हुआ। तो भौगोलिक विभाजन और प्रादेशिक विभाजन, हिमालय विभाजन और भौगोलिक विभाजन में हिमालय पर्वत महान हिमालय बना, मध्य हिमालय बना, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। फिर ट्रांस हिमालय में तो हिमालय पर्वत महान जब बना था तो उसमें 3 श्रेणी बनी है, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक वाला हिमालय। ट्रांस हिमालय में काराकोरम पर्वत, लद्दाख, कैलाश और जासकर पर्वतमाला है। तो काराकोरम, लद्दाख, कैलाश और जासकर पर्वतमाला ट्रांस हिमालय का भाग है। फिर पूर्वांचल पर्वत तो उत्तर पूर्व के पठार हैं, मतलब उत्तर पूर्व वाले भाग है। तो प्रदेश में कहाँ कहाँ तक विस्तृत है, तो ये पहले भौगोलिक आधार पे कि हिमालय पर्वत के साथ 3 श्रेणियाँ बनी हैं, महान वाली, फिर मध्य वाली और फिर शिवालिक वाली। फिर ट्रांस हिमालय सबसे ऊपर था, तो इसमें कौन बना है, काराकोरम श्रेणी बनी है, काराकोरम, फिर लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख, लद्दाख के बगल में कैलाश है और फिर जासकर। इस तरह से ये ट्रांस हिमालय वाला भाग बना। तो ये कहाँ विस्तृत है, तो पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, इस तरह से विस्तृत है। तो पंजाब वाले क्षेत्र में है पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, उत्तराखंड वाला क्षेत्र है, फिर नेपाल वाला क्षेत्र है और फिर असम हिमालय। तो 4 भागों में विभाजित है। इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की ओर गमन करती है और इससे यहाँ टकराकर अक्षसंघीय मोड़ बन जाता है और फिर इस साइड ये हिस्सा टकराकर यहाँ भी एक अक्षसंघीय मोड़ बन जाता है। जो हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। हिमालय लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में सिंधु नदी गर्ज से ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। तो 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। पहले पेंजिया था और पहले ये पैंथलासा था, फिर अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड था और यहाँ टेथिस सागर था बीच में। दोनों प्लेटें जब ऊपर चढ़ी हैं तो यूरेशियन प्लेट और यूरोप और एशिया, उत्तरी अमेरिका, इससे निर्माण हुआ और जो दक्षिण वाली प्लेट थी उसे दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका का निर्माण हुआ और यहाँ हिमालय पर्वत इस तरह बन गए। तो पश्चिम इनकी चौड़ाई कितनी, 500 किलोमीटर तथा पूरब में इनकी चौड़ाई 200 किलोमीटर। तो यहाँ पश्चिम में ज़्यादा चौड़े हैं, पूरब की ओर सकरे हैं। तो 500 किलोमीटर है पश्चिम में और पूरब में 200 किलोमीटर है। फिर हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ इंडियन प्लेट और यूरोपियन प्लेट के मिलने से। क्रिस्टोसियन, इयोसीन यानी प्लायोसीन वर्तमान में उत्थान जारी है। तो ये इयोसीन में मतलब हुआ और अब प्लायोसीन जो है वर्तमान में उत्थान अभी भी इसका जारी है। हिमालय कोई एकल पर्वत श्रृंखला नहीं है बल्कि श्रृंखलाओं का एक समूह है, यानी इस तरह से श्रृंखलाएं बहुत सारी हैं तो श्रृंखलाओं का एक समूह है। अलग अलग समय पर इनमें निर्माण हुआ है जो लगभग एक दूसरे के समानांतर है। तो हिमालय का विभाजन देखते हैं। हिमालय का भौतिक विभाजन, हिमालय के भौतिक विभाजन में ट्रांस हिमालय है, ट्रांस द हिमालयन रेंज है जो इसमें ग्रेट हिमालय है, मिडिल हिमालय और साउथ हिमालय, यानी महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय है। फिर ट्रांस हिमालय जो सबसे ऊपर था तो ट्रांस हिमालय है और फिर एक्स्ट्रा हाइल्स ऑफ ईस्टर्न हिमालय पूरब की साइड है।
पूरी पहाड़ियाँ। फिर प्रादेशिक विभाजन के आधार पर पंजाब हिमालय है, पंजाब के हिस्से में फैला है। कुमायूं जो उत्तराखंड वाले हिस्से में फैला। नेपाल हिमालय जो नेपाल में फैला है, और असम हिमालय है। तो इस तरह हिमालय का प्रादेशिक विभाजन है। भूगोल के आधार पर ट्रांस हिमालय है, मध्य और हिमालयन रेंज है, और ईस्ट वाला हिमालय है। तो हिमालय में ट्रांस हिमालय में कौन कौन आते हैं? ट्रांस हिमालय जैसे, तो ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख के बगल में है कैलाश और जासकर। तो काराकोरम, लद्दाख, जासकर, और इसके बगल में लद्दाख के बगल में कैलाश है। फिर ग्रेट हिमालय फैला हुआ है, फिर ये मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय है, फिर ये शिवालिक हिमालय है। तो ये यहाँ तक जाता है। फिर अक्षसंगी यहाँ मोड़ बन जाता है इस साइड जाके। अक्षसंगी मोड़ के पास यहाँ अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बुम है, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पटकाई बुम श्रेणी है। फिर नागा में नागा पहाड़ी है, मणिपुर में मणिपुर श्रेणी है, और मिजोरम में मिजोरम पहाड़ी है, और त्रिपुरा पहाड़ियाँ हैं। तो इस तरह से मोड़ ले लेता है। अरुणाचल है, पटकाई बुम है, नागा पहाड़ी, मिजो पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी, मिजो पहाड़ी, और त्रिपुरा पहाड़ियाँ हैं। पूर्वांचल का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पूर्वांचल पहाड़ी में गारो खासी जयंती है, ये मेघालय में है। मिकिर पहाड़ी, गारो है, खासी है, जयंती है। फिर मिकिर पहाड़ी है, रेगमा पहाड़ी है, और करवी एंग्लो घाट का पठार है। तो हिमालय का ये करवी एंग्लो घाट है, ये हिमालय का क्या है, भाग नहीं है। ये सारी चीज़ें ये बनी हैं जो मेघालय में, वो हिमालय पर्वत का भाग नहीं है। प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर पूर्व तक विस्तार है, यानी प्रायद्वीपीय भारत जो था उसका विस्तार है। गारो जयंती है, गारो खासी जयंती है, मिकिर, रेगमा और कार्बी एंग्लो पहाड़ियाँ, ये इसका विस्तार है। तो हिमालय था। फिर ट्रांस सांगपो जोन, काराकोरम है, लद्दाख है, इसमें जासकर श्रेणी है, यहाँ कैलाश श्रेणी इसमें दिखाई गई है। फिर कुरनूल ट्रांस हिमालय है। फिर हिमाद्री श्रेणी है जी, हिमाद्री श्रेणी, ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय, और ये शिवालिक हिमालय। इस तरह से पटकाई भूमि यहाँ फैली है, नागा पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी, मिजो पहाड़ी, बैराल हिमालय है, गारो खासी जयंती। इस तरह से यहाँ हिमालय का, लेकिन गारो खासी जयंती जो यहाँ फैली है वे हिमालय का भाग नहीं है। तो ट्रांस हिमालय, तिब्बत हिमालय, ट्रांस हिमालय जो सबसे ऊपर पे है तो है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय है हिमालय पर्वतमाला के उत्तर, जो महान हिमालय उसके उत्तर में है। इसमें काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, कैलाश और जासकर श्रेणी आती है। काफ़ी भाग इसका तिब्बत में है, तो जासकर श्रेणी इसका भाग, ठीक है। तो मुख्य चोटी इसकी कौन सी है इसमें, तो केटू है, जो 86 मीटर की ऊँची है। तो केटू सर्वोच्च चोटी है यहाँ पे। तो ग्रेस बर्मा 2 और ब्रॉन्ड पीक, ये हाईएस्ट पीक हैं। ये भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार लद्दाख का पठार है, तो लद्दाख का पठार भी है यहाँ। फिर हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, हिमालय में प्रादेशिक आधार पर किस तरह से विभाजित है, तो सर सिडनी बोरॉन ने इसका किया था। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किसने किया, सर सिडनी बोरान ने इसका किया था। तो नागा हिमालय है, नागा हिमालय से 560 किलोमीटर तक, ये पंजाब हिमालय है, तो 560 किलोमीटर तक नागा पर्वत से यहाँ तक 1200 किलोमीटर तक है पंजाब हिमालय पे। कुमायूं हिमालय की 320 किलोमीटर लंबाई है। फिर नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर में है, और असम हिमालय 750 किलोमीटर में है। तो नागा पर्वत 560 है, फिर कुमायूं 320 है, नेपाल 800 है, और 750 असम हिमालय। कश्मीर हिमाचल हिमालय है। तो इसमें पंजाब हिमालय के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो इंडस सांगपो, ये पहले सिंधु नदी यहाँ से जाती है, और ये सतलज नदी, सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय है, और सतलज और काली नदी जो है, सतलज और काली इनके बीच में कुमायूं हिमालय है। फिर काली और तिस्ता के बीच में
ये नेपाल हिमालय, फिर नेपाल और ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसके बीच में असम हिमालय है। तो इसमें सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता और ये सिंधु वो ब्रह्मपुत्र है। तो पंजाब हिमालय में काराकोरम श्रेणी आती है, लद्दाख श्रेणी आती है, जास्कर। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणियाँ। तो ये सारी श्रेणियाँ जो हैं पंजाब हिमालय में आती हैं। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर श्रेणी तो पंजाब हिमालय का भाग है। 560 किलोमीटर की वो है। फिर कुमायूं हिमालय आता है। तो कुमायूं हिमालय में गढ़वाल और कुमायूं वाला क्षेत्र आता है। जैसे पंजाब हिमालय से ऊंचा है लेकिन लंबाई कम है। तो ये ऊंचा ज़्यादा है, पंजाब हिमालय से भी अधिक ऊंचा है लेकिन इसकी लंबाई कम है। और प्रमुख चोटियाँ इसमें क्या है, इसकी प्रमुख चोटियाँ हैं नंदा देवी, कामेट, त्रिशूल और बद्रीनाथ। तो नंदा देवी, कामेट, त्रिशूल, बद्रीनाथ, कैलाश, यमुनोत्री, गंगोत्री, कुमायूं हिमालय, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। कुमायूं हिमालय का भाग है नंदा देवी, कामेट, त्रिशूल और बद्रीनाथ, कुमायूं हिमालय का भाग है। फिर नेपाल हिमालय की ऊंचाई और भाग है अन्नपूर्णा। तो यहाँ पे है नेपाल हिमालय का भाग है। नेपाल हिमालय सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी अन्नपूर्णा है। और फिर है मैकालू, मनसालू। तो नेपाल हिमालय मैकालू है, मनसालू है, चोयो है, नेपालू, मनसालू, चोयो और एवरेस्ट है। मैकालू, मनसालू और यहाँ एवरेस्ट है। असम हिमालय की चोटी है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। सिक्किम वाला क्षेत्र असम में आता है। असम हिमालय में सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है और असम। तो कंचनजंगा यहाँ पर है इनकी चोटी पे। यहाँ नामचा पर्वत है। तो नंगा पर्वत, नामचा पर्वत है इस तरह से। तो यहाँ ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और ये शिवालिक हिमालय है। तो इनको अलग करने वाली ये रेखा है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो ग्रेट हिमालय और महान हिमालय को अलग करती है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। फिर आती है मेन बॉडी फ्रंट, फिर आती है हिमालय फॉरेस्ट। तो इस तरह से ये रेखाएं जो अलग करती हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री फ्रंट और हिमालयन फॉरेस्ट। तो इससे वाले हिमालय को अलग करती हैं। तो यहाँ तनावमूलक बल लगते हैं, संपीड़नात्मक बल यानी बलन के कारण ये इस तरह से बने हुए पर्वत हैं। तो इस तरह से ये लगती हैं भ्रंश या व्युत्क्रम भ्रंश फॉल्ट। उत्तर भारत का मैदान आता है। उत्तर भारत के मैदान में है, उत्तर भारत का मैदान इस तरह से फैला हुआ है। तो उत्तर भारत का मैदान 332 किलोमीटर है और 1000 से 200 है। अल्पाइन पर्वत है ये। यहाँ पर्वतों से निकलती हैं नदियाँ और यहाँ ये पठारों से निकलने वाली नदियाँ हैं। तो बीच वाला भाग ये उत्तर भारत का मैदान में आता है। टैबिक भूसन्नति है। तो इनकी चौड़ाई कितनी है, यहाँ 300 किलोमीटर है। यहाँ पश्चिम में और पूरब में सकरा हो जाता है, यानी 150 किलोमीटर तक रह जाती है। और इस तरह ये कितने में फैला है, तो 1000 मीटर से यहाँ किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक लगभग फैला हुआ है। इस तरह से 3200 लगभग। फिर पच्छेदिका उत्तर भारत का मैदान में भावर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, बांगर और खादर। तो ऊपर से निकलती हैं। तो पहले यहाँ भावर क्षेत्र होता है, तराई क्षेत्र मिलता है, फिर बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी इस तरह से मिलती है। इनमें बटा हुआ है। गंगा का मैदान
ऊपरी गंगा, गंगा का मैदान मतलब किस तरह से मैदान बटे हुए, तो गंगा का मैदान है, पंजाब हरियाणा के मैदान है, असम का मैदान है, राजस्थान का मैदान है। तो उत्तर भारत का गंगा का मैदान 3 भागों में है। उत्तर भारत, उत्तरी मैदान, मध्य वाला मैदान और निम्न गंगा का मैदान। ये पंजाब हरियाणा का मैदान आता है, असम का मैदान, राजस्थान का मैदान। प्रादेशिक अध्ययन के आधार पर है। तो प्रदेश के अध्ययन है, तो जैसे निकलती हैं नदियाँ ऊपर से नीचे और, तो भावर क्षेत्र जो है यहाँ ये पथरीला टाइप भावर क्षेत्र, नदियाँ बड़े बड़े सैल जलाश में जमा कर देती हैं और यहाँ नदियाँ लुप्त हो जाती हैं, कुछ नदियाँ छोटी नदियाँ लुप्त हो जाती हैं। तो भावर वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र जो है 8 से 10 किलोमीटर तक है। 8 से 10 किलोमीटर में भावर क्षेत्र है। ऊपर से जब नदियाँ आती हैं तो फिर तराई क्षेत्र, तो 10 से 20 किलोमीटर तक तराई क्षेत्र है। 8 से 10 ये है, 10 से 20 तराई क्षेत्र है। नदियाँ पुनः प्रकट हो जाती हैं। फिर जलोढ़ के मैदान होते हैं, तो और खादर भी होते हैं। यहाँ बांगर और खादर में बटा होता है। तो इस तरह से होता है। उत्तर भारत का मैदान, उत्तर भारत के मैदान में यहाँ पर राजस्थान का मैदान है, फिर यहाँ पंजाब का है, पंजाब हरियाणा के मैदान है। ये पूरा गंगा का मैदान है, यहाँ से यहाँ तक गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान है। तो ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और ये निम्न गंगा का मैदान है। और ब्रह्मपुत्र वाला ये क्षेत्र ये है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान है। प्रायद्वीपीय पठार, अब पठार के बारे में है। तो प्रायद्वीप का पठार किस तरह बना है, तो 16 लाख किलोमीटर वर्ग में है, उल्टे त्रिभुज के आकार का है। तो 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर में है, 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ त्रिकोणीय आकार का है। पश्चिम और पश्चिम का पूरब की ओर ढाल है। तो प्रायद्वीप का पठार है। अरावली भी आता है इसमें, मेवाड़ का पठार, इसमें मतलब पठार कौन कौन से आते हैं, तो मेवाड़ का पठार आता है। फिर मालवा का पठार इसी का भाग है। तो मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। तो मेवाड़ वाला पठार है। मेवाड़, मालवा, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का और बघेलखंड के पठार, ये सारे इसी में आते हैं। फिर है छोटा नागपुर का पठार, ढक्कन का पठार, तेलंगाना का पठार, मेघालय और शिवालिक पठार। तो छोटा नागपुर पठार इसी में आ जाता है, ढक्कन का पठार, तेलंगाना का पठार, शिवालिक हिमालय का पठार आ जाता है। फिर इसी छोटा नागपुर पठार के भाग हैं ये हजारीबाग का पठार और रांची का पठार। ढक्कन वाला पठार है तो ये महाराष्ट्र में आता है, तो इस महाराष्ट्र वाले में बस्तर का पठार है और ढक्कन का पठार है और कर्नाटक का पठार है। ढक्कन के पठार में महाराष्ट्र और कर्नाटक है, महाराष्ट्र में बस्तर का पठार और ढक्कन का पठार है। और छोटा नागपुर, हजारी और रांची वाले पठार है। तो इस तरह से इसके मैप में विभाजन है। तो यहाँ दिख भी तो रहा है इसमें मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार है, ये छोटा नागपुर के पठार, रांची कोडरमा का पठार, रांची का पठार है। जैसे हजारीबाग का हजारीबाग का पठार है। इस तरह से ये मेघालय वाले पठार हैं। यहाँ तेलंगाना का पठार है। विदर्भ, मेवाड़ का पठार, एक एक पठार को पढ़ते हैं। मेवाड़ का पठार, तो मेवाड़ का जो पठार है, मेवाड़ या मारवाड़ का पठार, इसकी स्थिति है पूर्वी राजस्थान में है जी, और इसकी ऊंचाई 250 से 500 तक है। तो इसकी ऊंचाई 250 से 500 तक है। मेवाड़ का पठार है जी, पूर्वी राजस्थान में। चट्टानों बलुआ पत्थर से बनी है, चट्टान बलुआ पत्थर और सैल है इनमें, चूना पत्थर आदि भी हैं। मूलतः अवसादी चट्टान है, तो अपने स्वरूप में कैसी हैं, अवसादी प्रकार की चट्टान है, बलुआ पत्थर है, चूना है और सैल है। तो राजस्थान के जो है पूर्वी भाग में है, राजस्थान है तो राजस्थान के पूर्वी वाले साइड वाले भाग में है। ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है, पश्चिम से ढाल इसका पूरब की ओर है। बनास नदी यहाँ से निकलती है, तो मेवाड़ के पठार से बनास नदी निकलती है, पश्चिम से पूर्व ढाल है, ऊंचाई 250 से 500 है।
मेवाड़ का पठार पर मध्य भारत का पठार, तो मध्य भारत के मेवाड़ का पठार था, मध्य भारत का पठार तो मध्य भारत में है। इसकी संरचना है मध्य भारत के पठार में क्या अवस्थिति, तो मेवाड़ के पठार के पूरब, मेवाड़ का जो पठार है यहाँ राजस्थान में था उसके पूरब में है मध्य भारत का पठार। चट्टानें इसकी बलुआ पत्थर की हैं। नदी कौन सी निकलती है, तो चंबल नदी महत्वपूर्ण है यहाँ। वहाँ बनास नदी निकलती थी, यहाँ चंबल नदी मध्य भारत के पठार से निकलती है। फिर बुंदेलखंड का पठार, तो बुंदेलखंड का जो पठार है ये यहाँ पे है, इसमें यमुना नदी बुंदेलखंड के पठार में, बुंदेलखंड के पठार से यमुना नदी निकलती है, उत्तर की ओर जाती है। मध्य भारत का पठार भी है, मालवा का पठार, मध्य भारत का जो पठार है इसके इस साइड पश्चिम उत्तर में है और मालवा का पठार दक्षिण में साइड में है और विंध्याचल वो इस तरह है। तो इस तरह बुंदेलखंड का पठार है। तो इसकी लोकेशन है कि मध्य भारत का पठार उत्तर पश्चिम में है इसकी, ये फिर यमुना उत्तर में निकलती है। मालवा का पठार इसके दक्षिण पश्चिम में है। और विंध्य का भार चट्टानी प्रायद्वीप, तो ग्रेनाइट और नीस की प्रकार की चट्टान है। तो इस वाले मध्य बुंदेलखंड में कैसी चट्टान है, ग्रेनाइट की हैं और नीस, ग्रेनाइट नीस वाली चट्टान है। विस्तार कहाँ से है, तो यूपी के 5 जिले और एमपी के 4 जिले में है जी। तो यूपी के 5 जिलों में है और मध्य प्रदेश के 4 जिलों में है। ऊंचाई कितनी है, तो 300 से 600 मीटर है। छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी हैं यहाँ, स्मॉल हिल्स हैं। नदियाँ केन और बेतवा निकलती है। तो बुंदेलखंड के पठार से कौन सी, केन और बेतवा निकलती है मुख्य रूप से। ऊंचाई 300 से 600 मीटर है। महत्वपूर्ण है कि कृषि गतिविधियों के लिए उपयुक्त नहीं है, कारण है कि नदी अपर्दन। फिर मालवा का पठार है, पहले मेवाड़ का पठार पड़ा था, पहले मेवाड़ का पठार, फिर मध्य भारत का पठार, फिर बुंदेलखंड का पठार, अब है मालवा का पठार। मेवाड़ वाला जो था वो राजस्थान में था। मालवा का पठार तो ये विंध्य श्रेणी है, तो इस तरह से इस साइड में है, बुंदेलखंड के पश्चिम उत्तर में है यहाँ मालवा का पठार। मालवा के पठार विंध्य श्रेणी है, आरावली श्रेणी। और इसके कहाँ कौन सा क्षेत्र है, तो वेस्ट में यानी पश्चिम में इसके विंध्य की श्रेणी है। नॉर्थ वेस्ट में यानी उत्तर पूर्व में आरावली श्रेणी है और ईस्ट में इसके यानी पूरब के साइड इसके में बुंदेलखंड का पठार है। मालवा के पूरब में बुंदेल है, उत्तर में आरावली है और पश्चिम में विंध्य श्रेणी है। और नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व में मध्य भारत, नॉर्थ ईस्ट में उत्तर पूर्व जो है वहाँ मध्य भारत का पठार है। फिर अरब सागर, ताप्ती और माही नदी प्रवाह किस तरह से, नदी प्रवाह यहाँ से निकलती हैं जो नदियाँ। मेवाड़ के पठार है, तो मेवाड़ के पठार से नदी या प्रवाह बंगाल की खाड़ी, 2 भागों में बनती है। बंगाल की खाड़ी में चंबल और बेतवा, बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती हैं, मतलब कि यमुना में मिलती है चंबल और फिर ये गंगा में होके और बेतवा। और ये नदी और नर्मदा, ताप्ती और माही है। मिट्टी कैसी है, तो काली मिट्टी है। मालवा के पठार में काली मिट्टी है। नोट, इसका ढाल उत्तर की ओर है, तो ये उत्तर की ओर इसका ढाल है और काली मिट्टी यहाँ पाई जाती है मालवा के पठार में। बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार है, बुंदेलखंड का पठार यहाँ पे है। तो इसमें उत्तर में मैकाल श्रेणी है। बुंदेलखंड के पठार के उत्तर में मैकाल श्रेणी है। मैकाल्स और कैमूर और भारनेर के निकट है। उत्तर दिशा में सोन नदी बहती है। चट्टानें इसमें ग्रेनाइट प्रकार की चट्टानें हैं, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर भी हैं। तो इस तरह मध्य भाग जल विभाजक है, इसमें सोन नदी इस साइड से निकलती है और महानदी इस साइड से निकलती है। सतपुड़ा पहाड़ियाँ हैं, महादेव और मैकाल ये सतपुड़ा की हैं। छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर का पठार है और इसकी बस्ती प्रायद्वीप भारत का उत्तर पूर्वी भाग है। तो प्रायद्वीप भारत और उसका उत्तर पूर्वी भाग, यहाँ छोटा नागपुर का पठार है। मुख्य विस्तार इसका झारखंड में सर्वाधिक है और छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। उत्तर में इसमें सोन नदी है, तो झारखंड और छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल में उत्तर में सोन नदी निकलती है, गंगा की सहायक नदी है।
ऊंचाई इसकी 700 मीटर है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? छोटा नागपुर की 700 मीटर है। तो इस तरह से आर्यभट्ट है। गोंडवाना कोयले के भंडार है यहाँ छोटा नागपुर में। गोंडवाना कोयले के भंडार है। तो यहाँ आर्य प्रायद्वीप, आर्य यानी चारों ओर से इसके नदियाँ निकलती। दामोदर नदी निकलती है। दक्षिणी कोयला क्षेत्र है। बराकर, स्वर्णरेखा नदी और उत्तरी कोयल दामोदर नदी ये भैंस घाटी में बहती है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर भैंस घाटी में बहती है। उत्तर पूर्वी किनारे पर राजमहल की पहाड़ियाँ बेलसाल्ट है। तो इसके और उत्तर पूर्व की ओर जाने पर क्या है? राजमहल की पहाड़ियाँ जो बेलसाल्टिक से बनी हुई हैं। मेघालय के पठार, तो मेघालय प्रायद्वीपीय पठार है और गंगा और ब्रह्मपुत्र ने यहाँ अवसाद जमा कर दिए हैं। तो ये मेघालय का पठार है। तो राजमहल, गारो गैप और सामान्य भ्रंश है। तो यहाँ मालदा गैप है यहाँ बीच में, लेकिन है ये सी चीज का भाग। तो यहाँ गारो पहाड़ी 900 मीटर ऊंची है। फिर खासी है 1500 मीटर ऊंची है। मिकिर पहाड़ी है। तो गारो, खासी, जयंती पहाड़ियाँ हैं और मिकिर की पहाड़ियाँ भी हैं। तो ये 900 मीटर ऊंची है, 1500 मीटर ऊंची है। मिकिर जो है, खासी और जयंती जो पहाड़ी हैं वो 1500 मीटर ऊंची हैं और मिकिर पहाड़ी 700 मीटर ऊंची है। इसकी शिलोंग हिल्स 1961 मीटर ऊंची है। लॉन्ग्स पश्चिमी सीमा बंगाल से लगती है। इसकी जो है पश्चिमी सीमा बांग्लादेश से लगती है। कार्बी एंग्लो इसी का हिस्सा है। कार्बी एंग्लो जो है इसी का हिस्सा है। खनिज में यहाँ कोयला, लोहा, अयस्क, यूरेनियम, चूना पत्थर है। तो यहाँ खनिज पाए जाते हैं मेघालय के पठार में। तो कोयला है, लोहा है, अयस्क है, यूरेनियम, चूना पत्थर आदि ये सभी पाई जाती हैं मेघालय के पठार में। मेघालय के बाद है ढक्कन का पठार। दक्कन का पठार उल्टे त्रिभुज के आकार का है। तो ये इसका क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल लगभग 5 लाख किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में है। तो 5 लाख वर्ग किलोमीटर तक में ये फैला है ढक्कन का पठार। सीमा क्या है? तो सतपुड़ा, विंध्यन और सतपुड़ा से इसकी उत्तर में सीमा लगती है। उत्तर पश्चिम में, तो उत्तर पश्चिम में विंध्य सतपुड़ा से इसकी सीमा लगती है और उत्तर में मैकाल श्रेणी है। तो उत्तर पश्चिम विंध्य सतपुड़ा से इसकी सीमा लगती है। पश्चिम में विंध्य और सतपुड़ा है और महादेव और मैकाल श्रेणियाँ हैं। और वेस्ट यानी पश्चिम में पश्चिम घाट है इसकी और पूरब में पूर्वी घाट है। तो यहाँ पूर्वी घाट है, मतलब पूर्वी घाट इस साइड है, पश्चिम घाट है, विंध्याचल सतपुड़ा है, महादेव मैकाल श्रेणियाँ हैं। ऊंचाई कितनी है? तो 600 मीटर है। जबकि छोटा नागपुर की 700 थी। तो 600 मीटर औसतन है इसकी जो ढक्कन पठार की। ढक्कन ये पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर इस तरह से है। तो ये इसकी ऊंचाई क्या है? उत्तर में तो पहले इसकी ऊंचाई 500 मीटर है, लेकिन दक्षिण में इसकी ऊंचाई अधिक है यानी 1000 मीटर तक हो जाती है। तो उत्तर में इसकी ऊंचाई कम है यानी 500 मीटर, दक्षिण में ज़्यादा हो जाती है। नदियों द्वारा छोटे पठारों में विभाजित किया है। तो नदियों ने इसे छोटे छोटे पठारों में भी विभाजित किया है ढक्कन के पठार को। दक्कन के पठार में महाराष्ट्र पठार का भाग है। तो महाराष्ट्र पठार दक्कन पठार का उत्तरी भाग है। प्रमुख विस्तार महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र के पठार का भाग है और महाराष्ट्र विस्तार महाराष्ट्र में है। बेसाल्टिक लावा डेक्कन ड्रॉप, तो यहाँ बेसाल्टिक लावा निकला है। फिर काली मिट्टी या रंगर सॉल्ट बन गई है। तो काली मिट्टी का निर्माण भी हो गया है। तो महाराष्ट्र का पठार है। दक्कन पठार का उत्तरी विस्तार है। मुख्य विस्तार महाराष्ट्र में बेसाल्टिक लावा है, काली मिट्टी है यहाँ। वह कर्नाटक का पठार, तो ये कर्नाटक का पठार है यहाँ। इसे मैसूर पठार भी कहते हैं। कर्नाटक का पठार है तो इसे मैसूर का पठार कहते हैं।
और महाराष्ट्र पठार के दक्षिण, महाराष्ट्र का जो पठार है उसके दक्षिण में है। पश्चिम घाट से निकलने वाली नदियाँ इसे विभाजित किया। उत्तरी भाग मैदान है, तो उत्तर वाला भाग इसका जो कर्नाटक वाला मैदान है, जबकि दक्षिणी भाग मालनाड यानी हिलियर है। तो दक्षिण भाग में पठार अठार है और उत्तरी भाग में मैदान टाइप का है कर्नाटक के पठार में। उत्तरी भाग मैदान है यहाँ, मतलब इस साइड दिख रहा है यहाँ, और मलाई यहाँ पहाड़ियाँ हैं, मालनाड की पहाड़ियाँ। ये कर्नाटक का पठार है। सबसे ऊंची चोटी, तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यहाँ सबसे ऊंची चोटी माल्यानगुजारी, तो मल्यानगिरी इसकी सबसे ऊंची चोटी मल्यानगिरी है, 1913 मीटर है। तो सबसे ऊंची चोटी कर्नाटक का पठार है, तो कर्नाटक के पठार है वह बाबूदान की पहाड़ियाँ भी हैं। तो बाबूदान की पहाड़ियाँ हैं माल्यानगिरी, इसकी 1913 मीटर की है चोटी है। फिर यहाँ तेलंगाना का पठार शुरू हो जाता है। तो तेलंगाना पठार, इसकी ऊंचाई 600 मीटर, तो लगभग सबरन यहाँ 600 मीटर है सबकी ऊंचाई है। और चट्टानें कैसी पाई जाती है कर्नाटक में? तो आर्कियन चट्टानें, आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। नदी गोदावरी, कृष्णा और पेन्नार नदियाँ निकलती, तो गोदावरी निकलती है, गोदावरी पहले, फिर कृष्णा, फिर पेन्नार। गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार नदियाँ निकलती हैं, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार। छत्तीसगढ़ का पठार, तो अब ये छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का पठार है। तो छत्तीसगढ़ तस्तरी नुमा यानी कटोरे नुमा आकृति में है। यहाँ मैकाल श्रेणी है, यहाँ उड़ीसा की पहाड़ियाँ हैं इस साइड, तो उड़ीसा की पहाड़ियाँ, यहाँ मैकाल श्रेणी है, पहाड़ियों से घिरा हुआ है। मुख्य नदी यहाँ महानदी, तो छत्तीसगढ़ से महानदी निकलती है। चट्टान कैसी हैं? तो सैल और चूने वाली चट्टानें हैं यहाँ पे, सैल और चूने की चट्टानें हैं, महानदी निकलती है। और पठार चट्टाई और मिट्टी की विशेषता के आधार पर, तो मालवा का पठार और महाराष्ट्र का पठार। तो मालवा महाराष्ट्र का पठार है, जो बेसाल्टिक लावा है, दक्कन टैप का हिस्सा है ये। तो बेसाल्टिक लावा है मालवा में और महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के पठार और मालवा के पठार में। यहाँ रेगुड़ और काली रेगुड़ मिट्टी मिलती है। ये बुंदेलखंड और बघेलखंड वाला क्षेत्र, इसमें ग्रेनाइट और नीस वाली चट्टानें मिलती हैं। कृषि हेतु कम उपयुक्त हैं, लाल मिट्टी के क्षेत्र हैं, तो कृषि कम उपयुक्त है, लाल मिट्टियाँ काली पाई जाती है, लाल पाई जाती है, कम उपजाऊ होते हैं। छोटा नागपुर पठार, तो ये गोंडवाना, छोटा नागपुर में गोंडवाना क्रम की चट्टानें मिलती हैं। कोयले के भंडार हैं यहाँ। मेघालय में और तेलंगाना में आर्कियन, मेघालय में मिलती हैं और तेलंगाना में आर्कियन क्रम की चट्टानें मिलती हैं। प्राचीन चट्टानें खनिज हैं, तो प्राचीन चट्टानें और खनिज हैं यहाँ पे। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में इस तरह पूर्वी मैदान है, अरब सागर है, और भारतीय प्लेट गोंडवाना लैंड से यहाँ अलग हुआ, तो ये इस तरह बने। और पूर्वी तट के मैदान है, बंगाल की खाड़ी है, पूर्वी तटीय प्राचीन पूर्व के तट हैं, तो यहाँ प्राचीन बलद पर्वत थे ये, तो प्राचीन पर्वत हैं और बलद भी पर्वत हैं ये। और जो पश्चिम भाग जब अलग हुआ उसको बना है। तो भारत के तटीय घाट, भारत में दक्कन के पठार के पश्चिम में पश्चिम घाट और पूरब में पूर्वी घाट है, तो इस तरह है। सह्याद्री, पश्चिम घाट को सह्याद्री कहते हैं। वेस्टर्न घाट अरेबियन सी, तो अरब सागर में है ये। और ये ईस्टर्न घाट, तो पश्चिम घाट के निर्माण की विशेषताएं, तो पश्चिम घाट का जो निर्माण हुआ है वो किस तरह से हुआ है? तो अरब सागर है, ये पश्चिम भाग है, तो यहाँ इस तरह से सीढ़ी नुमा आकार में, ढाल एकदम तीव्र टाइप का है, तो इस तरह बना हुआ। दक्कन के पठार पूरी भाग अरब बेसिन के जलमग्न होने से, मतलब यहाँ अरब सागर में क्या है, भाग में कुछ भाग जलमग्न हो गया, जिससे प्रायद्वीप के झुकाव से निर्मित हुआ। तो अरब सागर में जलमग्न होने और प्रायद्वीप भारत के झुकाव से ये निर्मित हुआ। पश्चिम में यह ब्लॉक पर्वत है जैसा दिखता है, तो पश्चिम में क्या है, ये ब्लॉक पर्वत जैसा दिखता है और खड़ी चट्टानें हैं। पूरी भाग बहुत ही कम ढाल है, तो पूरी भाग में कम ढाल है और पश्चिम में बहुत अधिक ढाल है, ब्लॉक पर्वत जैसा लगता है। महत्व, मानसून जैसे जैविकता के लिए महत्वपूर्ण है। तो
विस्तार 6 राज्यों, जो पश्चिम घाट है उसका 6 राज्यों में विस्तार है। गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में इस तरह विस्तार है। तो 6 राज्यों में विस्तार है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। जैव विविधता के हॉट स्पॉट, यहाँ बहुत ज़्यादा जैव विविधता मिलती है इस वाले क्षेत्र में। तो दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं यहाँ तीन हवाएं यहाँ को यहाँ रोककर बहुत अधिक वर्षा करते हैं। तो उत्तर की ओर जाने पर वर्षा क्या है, कम होती जाती है। ये पश्चिम घाट है। पश्चिम घाट के 3 खंड हैं। तो 3 खंड हैं। पहला वाला है उत्तर पश्चिम घाट, फिर मध्य वाला पश्चिम घाट, फिर दक्षिणी पश्चिम घाट। उत्तर पश्चिम घाट में क्या आता है, 3 भागों में बांट देते हैं। तो उत्तरी पश्चिम घाट ये तापी घाटी यानी 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। तो यहाँ ये 16 डिग्री अक्षांश यहाँ जो लाइन गई है। तो तापी जो घाटी है, नदी है तापी छोटी, तो तापी घाटी में 16 डिग्री अक्षांश तक इसका विस्तार है। बेसाल्टिक लावा की क्षैतिज चट्टानों से बना है। औसत ऊंचाई कितनी है, 1200 मीटर है। यहाँ 1200 मीटर तक यहाँ की वाली जो चीज़ें हैं वो 1200 मीटर तक ऊंची हैं। और यहाँ बेसाल्टिक लावा है, क्योंकि यहाँ लावा निकला था। तो बेसाल्टिक लावा वाली चट्टानें पाई जाती हैं। प्रमुख चोटी यहाँ कौन कौन सी हैं उत्तरी पश्चिम घाट में? तो कलसुबाई 1646 मीटर की है। कलसुबाई 1646 मीटर है। सालहेर 1567 मीटर है। महाबलेश्वर 1468 मीटर की। सबसे ऊंची चोटी भाग है कलसुबाई इसका भाग है। तो उत्तरी व पश्चिम है, तो इसमें कलसुबाई, सालहेर और महाबलेश्वर। कलसुबाई, सालहेर और महाबलेश्वर हैं। और प्रमुख दर्रे हैं तो थाल घाट है, भोर घाट है। 2 दर्रे हैं यहाँ। और 3 पर्वत चोटियाँ कलसुबाई, सालहेर और महाबलेश्वर है। थालगेट, भोरगेट कोंकण को दक्कन पठार से जोड़ती है। कोंकण को यह दक्कन के पठार से जोड़ती है। मध्य वाला भाग है, तो मध्य वाला भाग है तो इसमें 16 डिग्री नॉर्थ से नीलगिरी पहाड़ियों तक मध्य वाला। तो नीलगिरी पहाड़ियों तक वाले भाग ये है। यहाँ ग्रेनाइट और नीस, वहाँ बेसाल्टिक चट्टानें पाई जाती थी, लेकिन इस वाले भाग में क्या है, अब ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से बना हुआ है। इसकी ऊंचाई 1500 मीटर थी। ये ऊंचाई देखो बढ़ रही, वहाँ 1200 थी, अब ये 1500 हो गई है। 1500 से अधिक ऊंची चोटियाँ हैं ग्रेनाइट और नीस की चोटियाँ। यहाँ चोटियाँ में बाबूमाला है, कुद्रेमुख है और पुष्पगिरी है। तो बाबूलमाला 2339 में है, कुद्रेमुख 1892 है और पुष्पगिरी है। तो बाबूलमाला 2339 मीटर, कुद्रेमुख 1832 मीटर 92 मीटर और पुष्पगिरी है। फिर नदी सारावती, कौन सी नदियाँ बहती हैं यहाँ? तो सारावती नदी बहती है, कावेरी नदी बहती है। सारावती जोग या गरसोप्पा जल विवाद बनाती है। कावेरी की सहायक है सारावती में। सारावती कावेरी है, ताल कावेरी से उद्गम होता है। तो सारावती और कावेरी 2 प्रमुख नदियाँ हैं यहाँ मध्य वाले क्षेत्र में। और बाबाबुल और कुद्रेमुख और पुष्पगिरी। बाबाबुल, कुद्रेमुख, पुष्पगिरी ये चोटियाँ हैं। उत्तर में चोटी कौन सी थी? कलसुबाई, सालहेर, महाबलेश्वर। कलसुबाई, सालहेर, महाबलेश्वर। यहाँ कोई विशेष नदी नहीं थी। कलसुबाई, सालहेर और महाबलेश्वर। और बाबाबुल, कुद्रेमुख और पुष्पगिरी चोटियाँ हैं। अब दक्षिण पश्चिम घाट है, यानी दक्षिणी वाला पश्चिम घाट जो है इस वाला भाग है। तो इसमें क्या है, पाल घाट दर्रा है। सर्वाधिक ऊंचाई इसकी तो प्रमुख सह्याद्री से, ये कहाँ है प्रमुख, जो सह्याद्री से पाल घाट गैप या पलकप्पड़ गैप द्वारा अलग होता है। तो पाल घाट दर्रा है यहाँ। तो ये पाल घाट दर्रा ये उत्तर और मध्य वाला ऊपर हो जाता है और ये दक्षिण पाल घाट दर्रा इसे अलग करता है। तो पाल घाट के नीचे दक्षिण तक ये दक्षिण पश्चिम घाट है। इसे दक्षिणी पर्वत परिसर कहते हैं। केरल के तटीय मैदान से तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है। केरल के तटीय मैदान यहाँ से यहाँ तक इस तरह तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है। तो केरल के तटीय मैदान से जुड़ा हुआ है। मानसून यहीं से मैसूर के क्षेत्र में प्रवेश करता है। तो यहाँ मुख्य है कि पालघाट दर्रा है जो उत्तर मध्य वाले को अलग करता है इससे।
तो अब दक्षिणी पश्चिम घाट है हो गया। फिर यहाँ अन्नामलाई, यहाँ चोटी बता देते हैं कौन कौन सी। तो अन्नामुंडी जो है, और प्रमुख पर्वतमालाएं। अन्नामुंडी से 3 श्रेणियाँ अलग अलग दिशा में निकलती। तो अन्नामुंडी जो चोटी है, तो यहाँ से 3 चोटियाँ अलग अलग दिशा में निकल जाती हैं। तो अन्नामुंडी की ऊंचाई थी 2695। अन्नामुंडी की चोटी है जो उससे 2695। तो अन्नामलाई इस तरह ऊपर अन्नामुंडी की जो चोटी है उसमें अन्नामलाई है, इस साइड पालनी है, दक्षिण में कोडम यानी इलायची, गोडरम इलाईमलाई है, इलायची की चोटियाँ हैं। तो अन्नामुंडी 2695 है, इसकी चोटी जो है अन्नामलाई है। अगस्त्यमलाई 1868 कोडरमन में है। तो अगस्त्यमलाई 1868 है और कोडरमन में है। तो वेरी मोस्ट क्या है, अन्नामुंडी केवल पश्चिम घाट की नहीं बल्कि पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो जो अन्नामुंडी 2695 में पूरे पश्चिम घाट की नहीं बल्कि पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुंडी। फिर इसके नीचे इलायची की पहाड़ियाँ हैं। पूर्वी घाट में क्या है, तो पूर्वी घाट प्राचीन बलद पर्वत यानी आरावली का युवा समकालीन है। तो ये आरावली के समकालीन वाला पर्वत है, युवा पर्वत था पहले। तो पूर्वी घाट है, उड़ीसा से तमिलनाडु तक विस्तृत है। तो उड़ीसा वाला भाग है, यहाँ तमिलनाडु वाला भाग है। तो यहाँ से यहाँ तक ये विस्तार है इसका। इसकी ऊंचाई 600 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी, 600 मीटर है। भूगर्भिक दृष्टि से ये प्रीकैम्बियम फोल्ड पर्वत है। तो प्रीकैम्बियम जो बना हुआ है, कैम्बियम और प्रीकैम्बियम, तो प्रीकैम्बियम में बना था पर्वत है ये आरावली पर्वत के समकालीन है। तो पूर्वी घाट आरावली के समकालीन है, प्रीकैम्बियम का समय के हैं। पूर्वी घाट में विस्तार में नदियाँ कौन सी कहाँ से निकलती है, तो नदियाँ अत्यधिक विच्छेदित और खंडित श्रृंखला है। अब तो यहाँ अत्यधिक विच्छेदित खंडित भी हो गया है। पूर्वी प्रायद्वीपी नदियों ने इन्हें काट कर चौड़ी यू आकार की घाटियों में बदल दिया। तो प्रायद्वीप जो नदियाँ निकली उन्हें यू आकार में बदल दिया है। इनमें संरचनात्मक एकता का अभाव है। गोदावरी और कृष्णा नदी के पूर्वी घाट लगभग गायब हो चुके हैं। तो गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच वाले जो भाग हैं यहाँ पे वो लगभग गायब ही हैं। तो यहाँ पहले महानदी मिलती है, तो यहाँ के गोदावरी नदी मिलती है। गोदावरी देखो कितने पश्चिम से बिल्कुल आ रही है, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। तो कृष्णा नदी बिल्कुल पश्चिमी वाले क्षेत्र से आ रही है। फिर 2 भागों में आती है ये कृष्णा, यहाँ मिल जाती है। फिर बैगई नदी है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा और बैगई। पूर्वी घाट का उत्तरी भाग, तो पूर्वी घाट का उत्तरी भाग में महानदी और गोदावरी के बीच इसे उत्तर सरकार कहते हैं। तो महानदी और गोदावरी, महानदी है और गोदावरी बीच के वाला भाग है, उत्तरी सरकार है कहते हैं, उत्तरी सरकार कहते हैं। केवल यही भाग वास्तविक पर्वतीय चारित्रिक प्रदर्शित करता है। तो वास्तविक रूप से यही वाला भाग है जो केवल तो पर्वतीय रूप से अपना बताता है कि वो पर्वत है, महानदी और गोदावरी वाला के बीच वाला भाग। प्रमुख चट्टानें तो क्रेडेलाइट चट्टान है। हिमालय श्रेणी यहाँ क्या है, हिमेंद्रगिरी श्रेणी है। हिमांद्रगिरी श्रेणी है जो 1501 मीटर की ऊंची है। तो इस श्रेणी में हिमांद्री श्रेणी 1501 मीटर ऊंची है। फिर मुदुगुला कोंडा श्रेणी, तो माल्या श्रेणी में महेंद्री है। मालुगुंडा श्रेणी में जिंदागढ़ा चोटी जो 1690 मीटर है। अरमा कोंडा है जो 1680 है। सबसे ऊंची चोटी यहाँ जिंदागढ़ा चोटी है। आरकू घाटी में स्थित जिंदागढ़ा चोटी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये जिंदागढ़ा चोटी है वो सबसे ऊंची चोटी है, आरकू चोटी। तो यहाँ की चोटियाँ हैं महेंद्रगिरी और जिंदागढ़ा, 1690 मीटर।
आंध्र, तमिलनाडु और कर्नाटक की पहाड़ियाँ। तो आंध्र है और तमिलनाडु है। आंध्र, तमिलनाडु, कर्नाटक की पहाड़ियाँ। आंध्र है, तमिलनाडु है और कर्नाटक की भी पहाड़ियाँ। तो आंध्र प्रदेश में है नल्लामलाई, पालकोंडा और वेलिकोंडा। तो आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी चोटियाँ हैं? तो आंध्र प्रदेश में वहाँ महेंद्रगिरी थी और जिंदागढ़ थी। आंध्र प्रदेश में आते हैं तो उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश आता है। तो आंध्र प्रदेश में है नल्लामलाई में 600 से 850 मीटर तक पालकोंडा और वेलिकोंडा। तो आंध्र प्रदेश में पालकोंडा है, वेलिकोंडा। तमिलनाडु में जावादी शिवराय और कॉलरायन ग्रेनाइट नीस की चट्टान है। तो जावादी शिवराय और कॉलरायन है। कर्नाटक वाले क्षेत्र में है बिलीगिरियंस पहाड़ी। तो ये 1279 मीटर तमिलनाडु की सीमा पर है। तो बिलियनगिरी पहाड़ी कर्नाटक वाले क्षेत्र में। तो दक्षिण की ओर जाने पर ऊंचाई कम हो जाती है, अतः ये पश्चिम घाट में मिल जाती है। नीलगिरी मिलन बिंदु। नीलगिरी श्रेणी है, यहाँ पे मिलन बिंदु है सबका। नीलगिरी पहाड़ी पश्चिम और पूर्वी के जंक्शन को चिन्हित करती है। वास्तविक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु का जंक्शन है। तीनों जगह की पहाड़ियाँ मिलती हैं। यह पर्वत अचानक 200 मीटर से अधिक ऊंचे हैं। तो यहाँ पर्वत है 200 मीटर से 2000 मीटर से भी अधिक ऊंचे हैं। जैसे 2992 कुछ था। तो यहाँ है डोडा बेटा नीलगिरी में, डोडा बेटा और मुकार्ती। डोडा बेटा यहाँ चोटी है 2637 मीटर है डोडा बेटा, और मुकार्ती श्रेणी या मुकुर्थी है 2554। तो डोडा बेटा और मुकुर्थी श्रेणी है यहाँ। अब पश्चिम घाट और पूर्वी घाट अंतर। तो प्राकृतिक कैसी है? तो पश्चिम घाट निरंतर है, जबकि पूर्वी घाट खंडित रुमा है। तो उत्पत्ति यहाँ ब्लॉक पर्वत जैसे झुके हुए हैं, क्योंकि फोल्ड पर्वत है। पूर्वी घाट जो है फोल्ड पर्वत है, ब्लॉक पर्वत जैसे हैं। औसतन ऊंचाई कितनी 1200 मीटर है, ये 600 मीटर है पूर्वी वाले में। पूर्वी घाट में 600 मीटर है और ये पश्चिम में 1200 मीटर है। सबसे ऊंची चोटी अन्नामुंडी है। पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुंडी 2695 है। ये पूरे दक्षिण भारत की है। तो 2695 में अन्नामुंडी। इसकी है जिंदागढ़ की चोटी 1690 मीटर। फिर नदियाँ। तो नदियों का उद्गम कावेरी और गोदावरी। पश्चिम घाट से कावेरी निकलती है, गोदावरी पश्चिम घाट से निकलती है। नदियों द्वारा काटे गए हैं यू आकार की घाटियाँ यहाँ मिलती हैं पूर्वी घाट में। तो पश्चिम घाट से निकलती है कावेरी और गोदावरी। तटीय क्षेत्र। तो भारत के जो तटीय मैदान है, तो पश्चिमी गुजरात से लेकर पूर्व में पश्चिम बंगाल तक। तो पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा 13 राज्यों में और उत्तर और जो है भारत का तटीय मैदान विस्तृत है। भारत की तटरेखा की लंबाई 1198.8 किलोमीटर है। तटीय मैदान नदियों के निक्षेप से बने हैं। तो यहाँ नदियों का पश्चिम तट है, यहाँ पूर्वी तट है और निक्षेप से यहाँ मैदान बने हुए हैं दोनों साइड। और सिंधु नदी द्वारा निक्षेपित मैदान। तो सिंधु नदी के कारण जो मैदान बने हैं, तो इनमें मैदान है। मैदानों में सिंधु नदी द्वारा निक्षेपित मैदान। तो सिंधु नदी आई और उसने बहा कर लाई, तो उसके कारण यहाँ कच्छ के रण, काठियावाड़ है। पहले यहाँ पढ़ लेते हैं। मैदानों का महत्व है कि जलोढ़ के निक्षेप में कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। जो जलोढ़ के निक्षेप होते हैं वो सिंधु नदी द्वारा निक्षेपित बने हैं। तो जलोढ़ के निक्षेप और कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बंदरगाहों का विकास व्यापार के लिए बंदरगाहों का विकास भी हुआ है। मत्स्यों के लिए उपयोगी है। विशिष्ट तटीय प्रांत हैं। खनिज में मोनोजॉइट, तटीय बालू, नवकीय ऊर्जा आदि संयंत्र पर्यटन में महत्वपूर्ण है और नमक उत्पादन केंद्र भी है। तो ये गुजरात वाले क्षेत्र में है।
तो ग्रेट रैंक और लिटिल रन, ग्रेट रन और नमक के मैदान है, कच्छ के रन ग्रेट रन और ये लिटिल रन। तो उच्च भूमि ज्वालामुखी उद्गार हुआ है, तो इस वाले ये कच्छ का रन वाला क्षेत्र है और ये गुजरात का दूसरा वाला क्षेत्र है। तो इनका जो इस साइड वाले क्षेत्र हैं तो इनकी उच्च भूमि ज्वालामुखी उद्गार है और इससे बने हैं, अरब सागर काठिया वाला क्षेत्र है ये। तो गिर रेंज है यहाँ, गिर ये इस तरह से बने हैं, तो गिर पहाड़ियाँ हैं, गिर रेंज है यानी गिर की पहाड़ियाँ हैं। झारखंड है, तो झारखंड में यहाँ बने हैं मोनोजॉइड्स हैं, थेरियम। तो ये मैदान कहाँ पर हैं, किस तरह से, ये कोंकण तट है, मुंबई से गोवा के बीच कोंकण तट, फिर गोवा में कनेरा तट है, कोंकण तट कनेरा तट, और ये मंगलौर से यहाँ तक कन्याकुमारी तक मालाबार तक है। ये कोरोमंडल तक उत्तरी सरकार उत्कल तट है। तो केरल तमिलनाडु आंध्र प्रदेश उड़ीसा पश्चिम बंगाल ये सब तट हैं। मरुस्थल, मरुस्थलीय क्षेत्र, तो मरुस्थलीय क्षेत्र में मरुस्थल क्षेत्र कितने प्रकार मतलब क्षेत्र में फैला हुआ है, तो 4.5% क्षेत्रफल, 4.5% क्षेत्रफल है जो उसमें मरुस्थल है, 4.5% क्षेत्रफल में। इसमें पंजाब का मैदान जैसे थार का मरुस्थल है, थार के मरुस्थल के यहाँ ऊपर पंजाब का मैदान है, इस पश्चिम साइड सिंधु का मैदान है, पूरब में अरावली की पहाड़ियाँ हैं और नीचे कच्छ के रण है और बीच में यहाँ ये साइड ये थार का मरुस्थल है। तो इसके पंजाब मैदान है, सिंधु का मैदान है, अरावली पर्वत है, नीचे कच्छ है। तो इंडिया में कितना है, इंडिया में 85% है ये और पाकिस्तान में बाकी 15% है। ये थार का मरुस्थल है। लवणीय झीलें होती हैं, गतिशील पवन के टीले होते हैं। तो यहाँ लवणीय झीलें भी होती हैं, गतिशील पवन के टीले होते हैं, यहाँ लूबी नदी निकलती है। ये गोंडवाना 18 लाख वर्ष पूर्व वर्तमान स्वरूप में आए थे। भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र, तो भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र में राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र उष्ण, पंजाब का मैदान है जैसे सबसे पहले, तो पंजाब के में भारत के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग पंजाब का भारत ये जो मैदान है 4.5% भाग है। लवणीय झील जो मरुस्थलीय भाग होते हैं तो उसमें लवणीय झीलें हैं, बालू का स्तूप है, पथरीले चट्टानी भाग है यहाँ। फिर यहाँ अरावली की ये पहाड़ियाँ हैं, अरावली रेंज है, कच्छ का रण है इस साइड। इसका निर्माण लगभग 1.8 मिलियन वर्ष पहले हुआ है और मेजो युग में यहाँ पर समुद्र का विस्तार था, क्योंकि समुद्री निक्षेप प्राप्त होते, तो समुद्र का विस्तार था यहाँ मरुस्थल वाले क्षेत्र में और समुद्र के निक्षेप भी पाए जाते हैं। तो भारत में 85% है, पाकिस्तान में 15% है। इसे कई बार मृत भूमि भी कहा जाता है। जैविक उत्पादन अत्यंत कम है, यानी जैव उत्पादकता यहाँ बहुत कम है। तो 4.5% भाग पर है ये मरुस्थलीय क्षेत्र। आपका द्वीपीय क्षेत्र, द्वीप किस तरह से हैं, तो ज्वालामुखी पर्वत और प्रवाल भित्तियों से बने होते हैं, ज्वालामुखी से बने होते हैं। तो ये लक्षद्वीप वाले क्षेत्र में है और ये अंडमान निकोबार वाले क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में ज्वालामुखी द्वीप है और बलन क्रिया से बने, तो इस तरह से प्रवाल भित्ति से बने हैं और ज्वालामुखी से द्वीप भी हैं। तो ज्वालामुखी से ही बने हैं बलन प्रवाल भित्ति, जबकि इसमें बलन की क्रिया से और ज्वालामुखी से बने हुए हैं। बर्मी प्लेट और सूक्ष्म जो इंडियन प्लेट है भारतीय प्लेट से बने हैं। तो भारत के द्वीप किस तरह विस्तार है,
तो भारत में द्वीप समूह जो है, भारत में द्वीप समूह में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे ऊपर है। म्यांमार के पास एक द्वीप है, कोको द्वीप है। तो यहाँ कोको चैनल भी है, बीच में अलग करता है कोको द्वीप को। तो ऊपर सबसे पहले कोको द्वीप है और इसको कोको चैनल अलग करता है। फिर है सबसे यहाँ उत्तरी अंडमान, फिर उत्तरी अंडमान नारकोंडम द्वीप, उत्तरी अंडमान है, यहाँ नारकोंडम द्वीप है यहाँ। फिर मिडिल अंडमान है, फिर साउथ अंडमान है। तो उत्तरी अंडमान, मिडिल अंडमान, साउडल पीक है, कोको चैनल है। फिर कोको चैनल होता है कोको द्वीप से। फिर अंडमान निकोबार, उत्तरी अंडमान, मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान। तो उत्तरी अंडमान है ये, फिर मिडिल अंडमान है, फिर ये साउथ अंडमान है। तो उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक। उत्तरी अंडमान की ऊंची चोटी सैडल पीक है। मिडिल की है देवा डोआ। फिर साउथ वाले की है हैरिएट चोटी है इसकी, साउथ वाले की। इसकी सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, इसकी डेरावेडो और इसकी हैरियोट है साउथ वाले की। फिर इस तरह है यहाँ न्यू नेम, इसका जो नया नाम है अब कामेट बैक्स। तो नया नाम तो इसका कुछ और हो गया है साउथ वाले का। इनके बीच में एक रेखा जाती है जिसे डंकन कैन, यह साउथ अंडमान, जो साउथ अंडमान में यहाँ पोर्ट ब्लेयर है जो यहाँ की राजधानी है। तो साउथ अंडमान में इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। और यहाँ जो पैसेज अलग करती है उसका नाम है डक्कन पैसेज। तो डंकन पैसेज जो है साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करती है। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करती है डक्कन पैसेज, और लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करती है 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल कार निकोबार और लिटिल अंडमान को अलग करती है, और साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को ये डक्कन पैसेज अलग करती है। और साउथ अंडमान पर पोर्ट ब्लेयर है। तो उत्तरी अंडमान यहाँ सबसे पहले काराकोरम वो कोको है, तो इसको कोको चैनल अलग कर देता है। फिर उत्तरी अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान आता है। फिर कार निकोबार, फिर कार निकोबार यहाँ आ जाता है। ये कॉमन निकोबार, फिर तिल लेंच निकोबार और लिटिल निकोबार। कार निकोबार कॉमन जो बीच वाला निकोबार है, फिर तिला चैनल निकोबार बीच वाला, और ये लिटिल निकोबार है। इस तरह से ये अलग कर देती हैं। तो पढ़ लेते हैं यहाँ जी। तो कार निकोबार, कॉमन निकोबार, तिलेंच निकोबार, लिटिल निकोबार और ये ग्रेट, लिटिल निकोबार के बाद ग्रेट निकोबार है। तो ग्रेट एम्प्टी थ्यूलियर, ये यहाँ एक चोटी भी है, यहाँ ग्रेट चैनल आ जाता है। तो इस तरह से इसका नक्शा है। फिर बंगाल की खाड़ी यहाँ है, अंडमान निकोबार इस वाला ये हिस्सा है, यहाँ लक्षद्वीप है। और लक्षद्वीप वाला हिस्सा, तो लक्षद्वीप में आमान द्वीप है, तो इसको 11 डिग्री नॉर्थ चैनल इसको अलग करता है। 9 डिग्री चैनल और ये 8 डिग्री चैनल। तो यहाँ पहले मेट्रोक्लिस्ट कारावती है, कारावती स्टेट है। तो यहाँ इस तरह से लक्षद्वीप के ये भाग हैं। और फिर यहाँ ये 9 डिग्री चैनल है और ये 8 डिग्री चैनल है, इसको निकलता है। और मालदीव, तो मालदीव को और मिनी निकोबार, जो निकोबार है, तो मिनी निको, यहाँ ये कावारती है और ये तो 8 डिग्री चैनल है। तो ये मालदीव को और लक्षद्वीप के लिए इसको अलग करता है। कावारती को 9 डिग्री चैनल यहाँ अलग करता है लक्षद्वीप यहाँ पर। भारतीय अपवाहन तंत्र,
भारतीय अपवाद अंत में उत्पत्ति अंतिम रूप से जल विसर्पित है। बेसिन, द्रोणी, वाटरशेड और मिल्क है यहाँ अपवाद तंत्र में। आर्द्रभूमि है, नेशनल पार्क और ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो इसमें सहायक नदी होती हैं, दो सहायक नदियों में होती हैं। मुख्य नदी होती है, मुहाना होता है, और ये सहायक नदी इस तरह से मिलती हैं। तो इसमें बताया गया है कि किस तरह से नदियाँ होती हैं। अंतर प्रवाही नदियाँ, मुख्य नदी होती है, ये मुख्य नदी है। तो ABC संगम दो नदियों के मिलने की प्रक्रिया हो तो जो होती हैं, तो ये संगम होता है। इसमें A और B और इस तरह से ये संगम है। सरिता यानी रिवर बेसिन होता है जो उसके, तो ये इसकी सरिता होती है। इतने बड़े क्षेत्र में इसकी सहायक नदियाँ जो हैं वह बहती हैं। सभी जलधारा सरिता, पहला सभी जलधाराएँ सरिता नदियाँ होती, सभी जलधाराएँ होती हैं वो क्या है, सरिताएँ होती हैं। वाटर शेल्ट और नदी बेसिन या द्रोणी इस तरह में बटा होता है। तो ये नदी में मिल रही, तो ये सरिता है, ये सरिता है, ये सरिता है। इस तरह से ये कई सारी सरिताएँ ये इस तरह से नदियाँ मिलती हैं। सरिता ये छोटी लंबी होती हैं, सकली होती हैं, उथली होती हैं, प्रवाल वाला जल होता है इसमें। सभी प्रयाग संगम है, सभी संगम प्रयाग हैं, तो सभी संगम जो हैं प्रयाग नहीं है। दो नदियों के बीच मध्य वाला क्षेत्र इस तरह वितरिकाएँ होती हैं, यहाँ वाले बीच वाले क्षेत्र द्वाब भी कहलाते हैं। अंतर प्रवाही नदियाँ, अंतर्भूमि नदियाँ उत्पत्ति के आधार पर और जलभाजन के आधार पर हिमालय नदी तंत्र है और ये प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है। अरब सागर और जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जिनका जल समुद्र तक नहीं पहुँच पाता, तो सागर तक नहीं पहुँच पाता, तो अंतर प्रवाही नदियाँ होती हैं। तो हिमालय से निकलने वाली नदियों में सिंधु नदी तंत्र है, ब्रह्मा नदी तंत्र है, गंगा सिंधु का तंत्र है, ब्रह्मपुत्र का तंत्र है, गंगा नदी तंत्र है, और अन्य उसकी सहायक नदियाँ आ जाती हैं। प्रायद्वीप में महानदी आती है और गोदावरी, कृष्णा, कावेरी उनकी सहायक नदियाँ आती हैं। तो ये सारे नदी तंत्र पढ़ने हैं। सबसे पहले ब्रह्मपुत्र रिवर, तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, ये बना है जो, तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र ये कैलाश जो है, कैलाश के पास मानसरोवर झील है, मानसरोवर के पास यहाँ ये ग्लेशियर है, चामायुंगडुंग ग्लेशियर, चामायुंगडुंग ग्लेशियर एक यहाँ से निकलती है सांगपो नाम से, यंगंग ट्रांसपो, तो यंगरुंग ट्रांसंगपो सांगपो नदी के नाम से निकलती है। अरुणाचल प्रदेश में यहाँ ये दर्रे से यहाँ पार करती है। तो यहाँ दिहांग या सियांग कहा जाता है, तो यहाँ दिहांग या सियांग, यहाँ दिबांग नदी, तो अरुणाचल मतलब ब्रह्मपुत्र नदी है जो वो अरुणाचल होनी भारत में इस तरह से प्रवेश करती है और भारत में आती है। तो भारत में जब आती है तो इसमें कई सारी सहायक नदियाँ मिलती हैं। तो जो सहायक नदियाँ इसमें मिलती हैं, तो ऊपर इस तरह से आ रही है इसकी, तो ये दाईं सहायक नदियाँ हैं और ये बाईं सहायक नदियाँ हैं। तो इसकी जो सहायक नदियों में है सुबनसिरी है, कामेंग है, सुबनसिरी, कामेंग, मानस संकोश और ये तीस्ता नदी की रंगीन नदी जो तीस्ता में मिल जाती है। तो सुबनसिरी, कामेंग, मानस संकोश और तीस्ता नदी, सुबनसिरी, कामेंग, मानस संकोश, सावनसिरी, कामेंग, मानस संकोश, तीस्ता, सुबनसिरी, कामेंग, मानस संकोश और तीस्ता नदी है। फिर रेसा यहाँ से आती है, तो दिबांग नदी, लोहित नदी, दिबांग नदी, लोहित नदी, दिसांग नदी, दिबांग, लोहित, दिसांग, दीशु, धनसिरी, कपिली और फ्लेंग नदी यहाँ आती है। तो दिबांग नदी, लोहित नदी, दिसांग नदी, दीशु नदी, धनसिरी, कपिली और फ्लोंग नदी
इस तरह की नदियाँ दिबांग, लोहित, दिसांग, दीक्षु, धनसिरी, कपिली, फ्लोंग नदी। यहाँ सुबनसिरी, कामेंग, मानस, सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोश और तिस्ता नदी इस तरह से इसमें मिलती आती हैं और ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ पद्मा नाम से ये नदी आती है, पद्मा, और ये मिलकर जमुना नदी बनाती हैं, जमुना नदी और जमुना मिलकर ये पद्मा और जमुना, ब्रह्मपुत्र मिलकर जमुना नदी के नाम से बांग्लादेश में यहाँ प्रवेश करती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं। और यहाँ एक मेघना नदी आती है, वो इनमें मिल जाती है, तो मेघना के नाम से फिर बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो इस तरह इसका क्षेत्र है। यहाँ संगपो नदी यहाँ से आती है, अरुणाचल प्रदेश, असम होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा वाला क्षेत्र है, मेघालय वाला क्षेत्र है, ये सिक्किम वाला क्षेत्र है। तो इस तरह से नदी का बेसिन है। तो ये नागालैंड है, नागालैंड हिल्स है, मणिपुर है और ये मिजोरम है। त्रिपुरा नदी, त्रिपुरा है, तो त्रिपुरा से एक नदी निकलती है, फेनी रिवर। तो ये फेनी रिवर त्रिपुरा से निकलती है। यहाँ मणिपुर से बराक नदी निकलती है, यहाँ से इस तरह। तो ये बराक नदी, तो बराक नदी है ब्रह्मपुत्र की नदी है। तो इसमें ये कहाँ कहाँ हो सकते, तो मणिपुर, नागालैंड, असम और मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, असम, मिजोरम यहाँ से होकर जी जाती है। फिर ये एक और नदी जो यहाँ से निकली थी, तो ये जाके धलेश्वरी, तो ये जाके ब्रह्मपुत्र में मिलती है और ये सुषमा नदी है एक। इस तरह से नदियाँ इसमें आकर मिलती हैं। मांजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है। मांजुली द्वीप ये जनसंख्या वाला द्वीप है, जनसंख्या रहती है और सबसे बड़ा ब्रह्मपुत्र रिवर में लार्जेस्ट रिवर मेल सबसे बड़ा द्वीप है मांजुली द्वीप। यहाँ ओमान द्वीप है फिर, और ओमान द्वीप है। गत अपर्दन प्रभावित, गत दशकों में 2/3 भाग अपरदित हुआ है। तो ये मांजुली द्वीप का 2/3 भाग क्या है, अपरदित भी हो चुका है। अब है इंडस रिवर यानी सिंधु नदी। तो सिंधु नदी है, सिंधु नदी की विशेषता क्या है, मानसरोवर झील है। ये मानसरोवर झील के पास से यहाँ ये कैलाश पर्वत है, मानसरोवर झील है। तो यहाँ से होकर ये बुखारचुंग ये रिवर है। तो इंडस संगपो यहाँ मानसरोवर के पास से निकलती है और यहाँ होती हुई ये काराकोरम रेंज है, लद्दाख रेंज है और जास्कर है, पीर पंजाल है और धौलाधार है। ये काराकोरम है, ये लद्दाख है, ये जास्कर है, फिर ये पीर पंजाल है और ये धौलाधार श्रेणी है। तो ये नदी जो निकलती है लद्दाख और जास्कर के बीच से होकर निकलती है। पहले जो जाती है तो काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के बीच जाती है। यहाँ फिर यहाँ इसको काटती है, लद्दाख श्रेणी को काटती हुई लद्दाख और जास्कर के बीच में होती हुई ये बहती है। तो लद्दाख और जास्कर के होते हुए बीच से बहती है। तो लद्दाख और जास्कर से बीच में होती हुई बहती है। लद्दाख जास्कर के बीच में बहती हुई है। फिर यहाँ और भी नदियाँ हैं, जैसे ये है रावी। तो रोहतांग पैस, तो रोहतांग पास तो है रावी। ये पंजाब और धौलाधार, पीर पंजाल जो है, पीर पंजाल और धौलाधार के बीच में बहती है रावी। तो रावी बहती है और ये पीर पंजाल और धौलाधार में बहती है। और तो ये रावी नदी है जो पीर पंजाल और धौलाधार के बीच से बहती है। और ये ब्यास नदी है, ये भी रोहतांग पास के यहाँ दर्रे के पास से निकलती है। और ये ब्यास नदी सतलज में मिल जाती है और धौलाधार श्रेणी को काटती हुई बहती है। तो धौलाधार श्रेणी को कौन काटती है, ब्यास नदी काटती हुई बहती है और ये पंजाब और धौलाधार के बीच में बहती है और ये लद्दाख और जास्कर के बीच में बहती है। तो ये सतलज नदी ये बोकचोंग ग्लेशियर ये तिब्बत के पास से सतलज नदी निकलती है और सतलज नदी यहाँ से निकलती हुई और सीधी ये सिंधु मिल जाती है। सिंधु मिलने वाली सीधी नदी है ये सतलज। तो इस तरह इनका सबसे छोटी सहायक यहाँ सहायक नदियों के हिसाब से बांटा गया।
तो सिंधु की सहायक जो नदियाँ हैं, और सिंधु की सहायक नदियों में सिंधु यहाँ से निकलती है। तो सिंधु में शोक नदी ऊपर से आके मिलती है, शोक मिलती है, शोक में नुब्रा नदी मिल जाती है। तो रीमू ग्लेशियर से ये है दीम दमीत चौक यहाँ से निकलती है, मतलब आती हुई, और ये शोक नदी मिलती है, फिर इसमें नुब्रा मिलती है, फिर यहाँ सिगार नदी, इस पर ग्लेशियर से सिगार नदी मिलती है, और ये साइंचेन से नुब्रा नदी। तो यहाँ श्योक नुब्रा मिल जाती है, शोक नदी मिल जाती है, फिर हुंजा नदी हुंजा गिलगित में मिल जाती है, और गिलगित मिलती है इससे। तो यहाँ तो ये शोक नदी, शोक नुब्रा और सिगार नदी, गिलगित नदी, फिर काबुल नदी और गोमल नदी यहाँ मिल जाती है। इस साइड से जास्कर रिवर है, शुरू और सरयू रिवर है, बेरीनाग झील ये निकलती हैं। तो जास्कर और बेरीनाग और शेषनाग झील के पास से झेलम निकलती है, झेलर, ये बूलर झील में होती हुई झेलम नदी यहाँ चिनाव में मिल जाती है। तो झेलम नदी चिनाव में मिल जाती है, और यहाँ चांच द्वीप बनता है। फिर तो झेलम नदी चिनाव में मिल जाती है, फिर चिनाव जो नदी निकलती है वो है जास्कर श्रेणी से, चिनाव ने कहाँ, जास्कर श्रेणी से निकलती है, यानी काराकोरम लद्दाख, उसके बाद जो जास्कर श्रेणी आती है, तो जास्कर से निकलती है चिनाव नदी, और चंद्र नदी और भागा नदी दोनों नदी के रूप में निकलती है। फिर ये दोनों मिलकर चिनाव नदी में आती है, और चिनाव नदी आगे चलकर इसमें चिनाव नदी पूरे जल को लेकर सिंधु में जाएगी। फिर चिनाव झेलम मिलेगी, यहाँ जी चिनाव मतलब सिंधु झेलम पूरा जल ये चिनाव नहीं ले जाएगी, बल्कि सतलज नदी से मिलेगी ये। तो झेलम आएगी, चिनाव में मिलेगी, और फिर चिनाव ये यहाँ रावी नदी आएगी, चिनाव में मिल जाएगी, ब्यास नदी आएगी, सतलज में मिल जाएगी, सतलज नदी आएगी चिनाव के साथ, ये सारी जो मिल गई थी सबका जल लेकर झेलम के साथ ये झेलम सीधी मिलती है सतलज में। तो यहाँ इस तरह के द्वीप भी बनते हैं। तो ब्यास नदी रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है, रावी भी रोहतांग के पास से निकलती है, और ये जो सतलज नदी है वो तिब्बत के पास से निकलती है। और हरि के बैराज ये यहाँ पे है, सतलज और ब्यास के संगम पर हर की बैराज बना हुआ है। तो इस तरह से ये द्वीप बनाती हैं। तो इनके बीच है संग द्वीप, सिंध सागर द्वीप जो बनाती है वो सिंधु और झेलम के बीच में, फिर झेलम और चिनाव के बीच चांच द्वीप है, फिर रचना द्वीप चिनाव और रावी की रचना द्वीप है, फिर बारी व्यस्त और इसके बीच ब्यास के बीच है, फिर ब्यास और इसके बीच है विस्त द्वीप। तो बारी द्वीप था, ये विस्त द्वीप है, रचना द्वीप है, चांच द्वीप है, और ये सिंध सागर द्वीप, इस तरह द्वीप बन जाते हैं। फिर इंडस रिवर में नदी जल का उपयोग या प्रवाह में ये रिवर में पुरुषणी, मतलब किसको कौन सा कहा गया है पहले पुराणों में, तो रावी को पुरुषणी के नाम से जाना जाता था, रावी को पुरुषणी कहा जाता था, ब्यास को वितस्तता कहा जाता था, सतलज को शत्रुदी कहा जाता था, चिनाब को अस्कनी कहा जाता था, और झेलम को वितस्तता। तो झेलम को है वितस्तता, झेलम को वितस्तरा, चिनाब को अस्कनी, सतलज को शत्रुदी, ब्यास को विपाशा, और रावी को पुरुषणी कहा जाता था। तो अब हम ये गंगा रिवर, तो गंगा रिवर में कौन कौन सी नदी कहाँ से आके मिलती है देखते हैं। तो गंगा नदी में गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी निकलती है, और यहाँ भिलांगना नदी मिल जाती है। तो जहाँ ये मिलती हैं भिलांगना और भागीरथी, वहाँ टेहरी बांध, भिलांगना और भागीरथी के जहाँ मिलती है वहाँ टेहरी बांध बन गया जैसे। फिर यहाँ सतोपंथ ग्लेशियर, ये गंगोत्री ग्लेशियर था, अब यहाँ सतोपंथ ग्लेशियर से यहाँ आकर मिलती है धौली गंगा, तो विष्णुप्रयाग बन जाए। धौली गंगा में मिलती है तो विष्णुप्रयाग, फिर नंदाकिनी मिलती है तो नंदप्रयाग, पिंडारी मिलती है तो कर्णप्रयाग। तो धौली गंगा विष्णुप्रयाग, नंदाकिनी नंदप्रयाग, पिंडारी तो कर्णप्रयाग, मंदाकिनी तो रुद्रप्रयाग बन जाता है।
और फिर ये देवप्रयाग में तो इस तरह से ये पूरी नदी अलकनंदा कहलाती है। तो अलकनंदा में धौली विष्णुप्रयाग मिलती है, नंदाकिनी नंदप्रयाग, पिंडारी कर्णप्रयाग, मंदाकिनी रुद्रप्रयाग। और ये अलकनंदा आके देवप्रयाग में भागीरथी से मिल जाती है। भागीरथी देवप्रयाग में आके गंगा बनाती है। तो गढ़वाल हिमालय फिर इस तरह आगे गंगा बढ़ती है और गंगा बढ़ती है तो यहाँ गंगा के पास गढ़वाल हिमालय, जो गढ़वाल हिमालय वहाँ से आती है रामगंगा। कन्नौज में आकर रामगंगा इससे मिल जाती है। तो कन्नौज में यहाँ रामगंगा मिल जाएगी। फिर रामगंगा के मिलने के बाद गोमती मिलेगी। तो रामगंगा, गोमती और फिर ये रामगंगा गोमती गाजीपुर के पास मिलती है। तो कन्नौज में रामगंगा मिलती है। फिर यहाँ गोमती ऊपर से आने वाली नदियों में जो इस तरह की हैं, बाईं ओर की नदियों में रामगंगा है, गोमती है, गाजीपुर में मिलती है। और उससे पहले यहाँ ये यमुना आकर मिलती है प्रयागराज में। तो यमुना की बात में पढ़ते हैं सहायक नदी। पहले कन्नौज में रामगंगा आएगी, फिर प्रयागराज में ये यमुना आएगी, गाजीपुर में गोमती, तो रामगंगा फिर गोमती, यहाँ बीच में प्रयागराज में यमुना मिल गई है। फिर काली और शारदा के नाम से जाने जाने वाली ये करनाली नदी है, करनाली बोलते हैं, घग्गर बोलते हैं। तो जो छपरा के पास मिलती है। तो कन्नौज में रामगंगा, प्रयागराज में यमुना, गोमती नदी गाजीपुर में, और छपरा के पास मिलती है काली नदी। काली नदी या काली या घग्गर बोलते हैं। तो रामगंगा, गोमती, घग्गर, इसको घग्गर बोलेंगे काली को। तो रामगंगा, गोमती, घग्गर, फिर गंडक नदी जो है पटना हाजीपुर में मिलती है। पटना हाजीपुर में ये गंडक मिलती है। तो रामगंगा, गोमती, घग्गर, गंडक मिलती है हमें हाजीपुर पटना में। फिर बूढ़ी गंडक भी मिल जाती है, तो सोमेश्वर से मिलती है। तो बूढ़ी गंडक मिलती है ये खारी। फिर कोसी बहुत सारी नदियों से मिलकर बनती है। तो ये कोसी नदी में सन, कोसी, तम, कोसी, तोमर, इंद्रावती, अरुणा, इस तरह की 7 नदियों से मिलकर कोसी मिल जाती है करीघाट में। फिर महानदी मिल जाती है मोंची नदी। तो ये मिलने वाली बाईं ओर की सहायक नदी। तो रामगंगा, गोमती, घग्गर, रामगंगा है, गोमती है, घग्गर है, फिर गंडक है, फिर बूढ़ी गंडक, कोसी, महानदी। तो इस तरह से ये मिल जाती हैं। अब है इसकी सहायक में यमुना बड़ी थी। तो यमुना बंदापूछ ग्लेशियर उत्तराखंड के पास से निकलती है। यमुना में बाईं ओर से मिल जाती है टोस नदी, फिर हिंडन नदी। तो टोस नदी मिलती है, हिंडन नदी मिलती है यमुना में। फिर यमुना में दाईं ओर से मिलती है तो यहाँ बनास नदी, चंबल, जानवा पहाड़ियों से निकलती है, विंध्य पहाड़ियों से। फिर यहाँ क्षिप्रा, काली, पर्वती, काली, सिंध और पार्वती मिलती हैं। तो यहाँ टोस है, हिंडन नदी है, बनास नदी, चंबल नदी, बनास है, चंबल है और क्षिप्रा नदी है, काली, सिंध है, पार्वती है। फिर सिंधु बेतवा कैन, ये सिंधु बेतवा कैन मिल जाती है। तो विदिशा के पठार से निकलती है सिंध नदी और भोपाल के निकट से निकलती है बेतवा। कैन है भरनेर पहाड़ी है, भरनेर की पहाड़ी है। तो कैन नदी कहाँ, भरनेर की पहाड़ी से निकलती है। और बेतवा जो है भोपाल के पास से निकलती है। और सिंध है विदिशा के पहाड़, सिंध विदिशा के पहाड़ से, बेतवा भोपाल के पठार से पहाड़ियों से, और कैन भरनेर की पहाड़ियों से निकलती है और यमुना में मिल जाती है। फिर यहाँ अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है सोन नदी, ये हाजीपुर के पास पटना के पास मिलती है। तो गंडक के बाद मिलती है सोन नदी। और ये पुनपुन नदी है जो खारगिया के पास में ये पुनपुन नदी मिलती थी। तो सोन नदी और पुनपुन नदी इस तरह मिल जाती हैं और ये पद्मा के नाम से बांग्लादेश में चली जाती हैं। अब है दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर के पठार से पास से निकलती है।